नेक्स्ट, द सिबिलेंट साउंड्स अपीयरिंग अराउंड द एज ऑफ 4 to 5 years आर, जो हमारी साउंड आती है वो होती है एस। 4 से 5 साल में बच्चा एस बोलना सीखता है। दिस इज फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ अमेरिकन स्पीच हेयरिंग एसोसिएशन चार्ट्स एंड गोल्डमैन फ्रिस्टो टेस्ट ऑफ आर्टिकुलेशन 2 फ्रॉम 2000। ठीक है। नाउ इन देयर आर डिफरेंट लैंग्वेज माइलस्टोन्स इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। फर्स्ट इज बर्थ टू 3 months, बर्थ टू 3 months बेसिक कूइंग। ठीक है, कू करना मतलब मुंह से सिंपल साउंड निकालना स्टार्ट करता है बच्चा। 4 to 6 months में बैबलिंग साउंड, मोनोसिलेबल्स लाइक ब, प, म। ठीक है, 4 to 6 months में। 7 months पे बाय सिलेबल्स लाइक मा, पापा, दादा। ठीक, दादा ऐसे। ठीक है, बाय सिलेबस चलना स्टार्ट हो जाते हैं 7 months से 1 year के बीच में। नेक्स्ट, अब बच्चा 1 साल का हो चुका है, मतलब पापा दादा बोल रहे हैं। ठीक है, अब बच्चा आता है 1 से 2 साल के बीच में, तो he or she can use 1 or 2 words in a sentence and correct use of sound M and P। M और P साउंड जो है उसके करेक्ट यूज़ कर पाएगा और 1-2 वर्ड्स को जोड़ के ये छोटा सा सेंटेंस बनाने की कोशिश कर सकता है इस वक्त 1 to 2 years के बीच में। ठीक है, फिर 3 years जब आता है देन यूज़ ऑफ K, G, B, T, D, N। ये 3 चीज़ें जो है ये बच्चा ये वाली साउंड भी निकालना स्टार्ट कर देता है। क बोलना स्टार्ट करता है, ग बोलना स्टार्ट करता है, ब बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और 2 से 3 वर्ड्स को यूज़ करके ये सेंटेंस पुट करना स्टार्ट कर देता है 3 साल की उम्र तक। ठीक है, अब 4 साल की उम्र तक ही और शी कैन यूज़ अ 4 to 5 word सेंटेंस। 4 से 5 वर्ड यूज़ करके एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कर सकता है और ईजी रहता है, ये नॉर्मल है बच्चे के लिए। ठीक है, उतना वो बना लेता है और करेक्ट यूज़ एफ साउंड का जो है वो 4 year पे 4 से 5 साल की उम्र में वो सीखता है। नाउ अपॉन रीचिंग 5 years द यूज़ ऑफ CH, च, ज, श, र, व, जेड और नंग, ये चीज़ें 5 साल की उम्र में आती हैं। ठीक है, और 7 साल की उम्र में बच्चा जो है वो थ बोलना सीखता है, TH। लेट्स गो विद अ स्मॉल रिविजन। 0 to 3 months में कूइंग, 4 to 6 months में बैबलिंग साउंड्स, बा, पा, मा। 7 to 1 years में बाय सिलेबल्स, मामा, दादा, पापा। 1 to 2 years में MP का पूरा यूज़ करना और छोटा सा सेंटेंस बना सकता है 1 to 2 words का। 3 साल तक KGB TD रशियन हो जाता है बच्चा। ठीक है, 2 से 3 वर्ड्स को यूज़ करके एक सेंटेंस बना देता है। 4 साल पे 4 to 5 वर्ड्स को यूज़ करके एक सेंटेंस बना देता है और 4 साल पे वो फ बोलना सीखता है, फ। ठीक है, फुल जब बोलना सीखेगा। 5 साल पे वो च गाली देना सीख जाएगा, श बोलना सीख जाएगा, ज बोलना सीख जाएगा, र बोलना सीख जाएगा, व बोलना सीख जाएगा, जेड बोलना सीख जाएगा, नग बोलना सीख जाएगा। ठीक है, 7 पे वो थ, सबसे लास्ट जो साउंड है वो थ सीखता है बच्चा। ठीक है, थ से पहले श, फिर उससे पहले फ, फिर उससे पहले क, ग, ब। ठीक है, फिर उससे पहले 1 से म, प और उसके बाद ऊपर मा, पा, पापा। नेक्स्ट, द सीक्वल ऑफ अर्ली लॉस ऑफ प्राइमरी मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर इज, अगर प्राइमरी मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर हमारा टाइम से पहले निकल जाता है, यानी डी जो है वो टाइम से पहले निकल जा रहा है, तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ आर्च लेंथ। ठीक है, जो स्पेस लॉस है वो अकर करेगा। सी द प्रीमेच्योर लॉस ऑफ प्राइमरी मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर स्पेशली ड्यूरिंग द एज ऑफ 5 to 7 years व्हेन द परमानेंट मोलर इज erupting लीड्स टू द पोस्टीरियर आर्च लेंथ लॉस। मतलब पोस्टीरियर आर्च लेंथ लॉस हो जाता है क्योंकि जो परमानेंट फर्स्ट मोलर वो मीजली डाइवर्ट हो जाता है। इन एडिशन द मैंडिबुलर आर्च लेंथ कैन बी फर्दर कॉम्प्रोमाइज बाय डिस्टल एंड लिंगुअल शिफ्टिंग ऑफ एंटीरियर टीथ टुवर्ड्स द साइड ऑफ द फर्स्ट मोलर लॉस। ठीक है, जो हमारे एंटीरियर टीथ हैं वो पीछे की तरफ शिफ्ट कर जा रहे हैं, परमानेंट मोलर आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ऑन द कंट्रारी लिटिल और नो स्पेस लॉस अकर्स विद अर्ली एक्सफोलिएशन ऑफ द प्राइमरी फर्स्ट मोलर बिटवीन 3 to 5 years ऑफ एज। ठीक है, ये हुई बात 5 से 7 साल के बीच में अगर लॉस हो रहा है तो। इन्होंने एक और पॉइंट दिया है कि अगर हमारे पास 3 से 5 साल की एज के बीच में लॉस होता है तो हमारे पास स्पेस लॉस बहुत कम होता है। ठीक है, अर्ली एक्सफोलिएशन से स्पेस लॉस बहुत कम होता है क्योंकि वहाँ पे हमारा जो परमानेंट मोलर है वो इरप्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ से कोई फोर्सेस नहीं आ रही हैं। तो जो हमारी जो ऑक्लूजन की वजह से फोर्सेस आ रही होंगी, जो नॉर्मल वर्किंग की वजह से जो फोर्सेस आ रही होंगी, उससे लगभग 1 से 1.5 mm का आर्च लेंथ में लॉस होता है 3 से 5 साल में जब दांत एक्सफोलिएट कर गया होता है। लेकिन अगर उस स्पेस को हम मेंटेन नहीं करते हैं तो जब हमारा परमानेंट मोलर 5 से 7 साल के बीच में भी आएगा तब भी वो जो है वो मीजियल शिफ्टिंग करवा देगा सारी। ठीक है,
प्राइमरी जो परमानेंट मोलर है वो मीजल शिफ्ट कर जाएगा और जो प्राइमरी जो आगे के दांत हैं एंटीरियर दांत वो लिंगुअली शिफ्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट लिप बाइटिंग इन नर्व ब्लॉक इन चिल्ड्रन व्हाट इज़ यूज। देखो नर्व ब्लॉक के बाद लिप बाइटिंग को प्रिवेंट करने के लिए वी यूज़ फेनटोलामीन मेसाइलेट। फेनटोलामीन मेसाइलेट is used. Let's go with the theory. American Institute of Pediatric Dentistry guidelines have given following recommendations to reduce the anesthetic complications. The use of shorter acting anesthetic agents as plain mepivacaine, ठीक है, ये shorter acting होता है हमारे पास, plain mepivacaine should be done. Instruct the child not to bite or suck the lip or cheek after anesthesia. Parents and caregivers have to be given clear post-operative instructions regarding the duration of anesthesia and observation of child if he or she is not biting on the lip or tongue. ठीक है, इसके साथ साथ हमें एक कॉटन रोल भी लग सकते हैं मेकोबक्कल फोल्ड में और पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे लिप्स हैं उसके ऊपर, ताकि ड्राइंग कम हो सके। जब ड्राइंग कम होगी तो बच्चा उसे सक कम करेगा। ठीक है, वी कैन ऑल्सो इंजेक्ट फेंटोलामाइन मेसाइलेट दैट इज ओरावर्स और इट्स नेम इज फेनटोलामीन मेसाइलेट MESYLATE इन चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ 6 years और ओवर 15 kg। लेकिन इसका एक रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि बच्चा हमारे पास 6 साल से बड़ा होना चाहिए या फिर उसका जो वेट है वो 15 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 6 साल से बड़ा या फिर वेट 15 किलो से ज़्यादा एट द साइट ऑफ प्रीवियस एनेस्थेटिक इंजेक्शन टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। ये फेंटोलामाइन मेसाइलेट जो है वो रिवर्स कर देता है इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया को। Hence the child will regain its normal sensations and will not do lip biting. Next, identify the type of dental trauma in the IOPA given. तो इसमें हमारे पास 4 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, नंबर में लिखा है 873.63 जो हमारा आंसर है। दिस इज द आंसर। देखो हम इस डायग्राम से या इस IPR से क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास रूट का फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, तो 873.63 कैसे दिया इन्होंने, इसके लिए बेसिकली WHO की क्लासिफिकेशन है जिसमें 873.6 जो है वो कोड है। ठीक है, जहाँ पे हमारी टूथ के फ्रैक्चर्स की बात आ जाती है। 0 इज़ इनेमल फ्रैक्चर, 1 इज़ क्राउन फ्रैक्चर विदाउट पल्प इन्वॉल्वमेंट, 2 इज़ क्राउन फ्रैक्चर विद पल्प इन्वॉल्वमेंट। 873.6 तो ले ही रहे हैं हम और 0, 1, 2, 3 से हम इसको याद रखेंगे। तीसरे में क्या होता है, रूट फ्रैक्चर हो जाती है। पहले क्राउन फ्रैक्चर हुआ विदाउट पल्प इन्वॉल्वमेंट, फिर फ्रैक्चर हुआ विद पल्प इन्वॉल्वमेंट, फिर हमारी रूट फ्रैक्चर होगी 3 में। 4 में हमारे पास 4 में रूट फ्रैक्चर हो जाता है, क्राउन भी फ्रैक्चर हो जाती है। 5 नहीं होता इसमें, 5 इज़ मिसिंग। 6 में टूथ लग्जेट हो जाता है। 7 में टूथ या इंट्रूड हो जाएगा या एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, लग्जेजन बक्कल या पैलेटली होती है, इंट्रूजन जो होती है वो एपाइकली हो सकती है या फिर बाहर आ सकता है दांत ऑक्लूजन की तरफ। 8 इज़ अवल्जन एंड 9 इज़ अदर इंजरीज। ठीक है, बाकी ये एक और कोड है दैट इज़ 802.80240 802.20 802.40 अ फ्रैक्चर और कंटिन्यूएशन ऑफ एल्वियोलर प्रोसेस दिस मे और मे नॉट इन्वॉल्व द टूथ। 802.20 802.40 जो है वो एल्वियोलर प्रोसेस का फ्रैक्चर होता है और ज़रूरी नहीं है कि इसमें दांत इन्वॉल्व होगा। 802.21 802.41 ये फ्रैक्चर है ऑफ बॉडी ऑफ द मैंडिबल एंड मैग्जिला। ठीक, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द प्रोसीजर दैट इज बीइंग डन इन द रेडियोग्राफ। तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज द MTA प्लग, ठीक, जिससे हम एपेक्स को क्लोज कर रहे हैं। सो आंसर विल बी MTA एपेक्सिफिकेशन। ठीक है, MTA एपेक्सिफिकेशन इज डन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नॉन वाइटल टीथ and immature permanent teeth. It involves cleaning and disinfection of the root canal system followed by placing an apical plug of MTA. जो अपाइकल प्लग हम लगाते हैं वो लगभग 4 to 5 मिलीमीटर्स का होता है। ठीक है, कितनी मिलीमीटर थिकनेस का होता है, 4 to 5 मिलीमीटर थिकनेस का। फॉलोड बाय कन्वेंशनल गट्टापर्चा ऑब्चुरेशन ऑफ द रिमेनिंग रूट कैनाल सिस्टम और रूट कैनाल लेंथ। Excess cavity is then sealed with RMGIC or composite restoration, whatever is desired by the doctor. Next, all of these can be used for splitting of primary tooth following luxation except। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट इज कॉम्पोजिट विद 0.4 मिलीमीटर डायमीटर ऑफ स्टेनलेस स्टील वायर। दूसरा ऑप्शन है टाइटेनियम ट्रॉमा स्प्लिंट। तीसरा ऑप्शन है नाइलॉन फ्लेक्सिबल फाइबर। चौथा ऑप्शन है कॉम्पोजिट विद 0.6 mm डायमीटर स्टेनलेस स्टील वायर। पांचवा ऑप्शन है 0.4 मिलीमीटर नाइटाई वायर विद कॉम्पोजिट स्प्लिंट। और छठवां ऑप्शन है डायरेक्ट कॉम्पोजिट स्प्लिंट। तो हम कौन कौन सा नहीं करते हैं यहाँ पे, हम नहीं करते हैं कॉम्पोजिट विद 0.6 mm, क्यों, और हम नहीं करते हैं डायरेक्ट कॉम्पोजिट स्प्लिंट।
जो करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कॉम्पोजिट यूज़ करते हैं विद 0.4 mm डायमीटर स्टेनलेस स्टील वायर। टाइटेनियम ट्रॉमा स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। नाइलॉन फाइबर फ्लेक्सिबल फाइबर स्प्लिंट यूज़ करते हैं एंड 0.4 mm नाइटाई वायर कॉम्पोजिट स्प्लिंट यूज़ करते हैं। दैट्स द रीज़न कि हम 0.4 मिलीमीटर या फिर 0.016 इंच से ज़्यादा बड़ी वायर यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो टू रिजिड हो जाती है, ज़्यादा रिजिड हो जाती है। और 0.4 मिलीमीटर हमारे पास इनफ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ये हमारा थ्रेशोल्ड है 0.4 मिलीमीटर स्टेनलेस स्टील वायर का, ठीक है। और अगर 0.6 मिलीमीटर वायर यूज़ करें तो वो ज़्यादा रिजिड हो जाएगी, इट विल सप्रेस द मोबिलिटी, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट कॉम्पोजिट स्प्लिंट जैसे होते हैं, जैसे कि राइबॉन्ड हो गया, वो बिल्कुल एक बार अगर उसको फिक्स कर दिया तो वो बिल्कुल रिजिड कर देती है, बिल्कुल रिजिड बन जाती है वो, ठीक है। वो फिजियोलॉजिकल टूथ मोबिलिटी जो है वो उसको होने ही नहीं देती, तो हाई स्टिफनेस हो जाएगा, जिसकी कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है टूथ के ऊपर, और ब्रिटल बिहेवियर हो जाएगा। अगर नीचे बोन जो है वो पतली हो चुकी है ट्रॉमा के बाद, तो वहाँ पे क्रैकिंग ऑफ द बोन हो सकती है, ठीक है। तो हाइजीन को मेंटेन करना अराउंड द राइबॉन्ड स्प्लिंट, अराउंड द डायरेक्ट कॉम्पोजिट स्प्लिंट, वो ज़्यादा मुश्किल रहता है, ठीक है। एंड इट्स नॉट आइडियल फॉर ट्रॉमा केसेस रिक्वायरिंग फ्लेक्सिबल स्टेबलाइजेशन। ट्रॉमा केस में हमारा जो मुंह है वो बिल्कुल वापस जा रहा होता है, जहाँ से टूटा होता है वहाँ से रीमॉडलिंग हो रही होती है, तो वहाँ पे उतना फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए रहता है। हम इतनी स्टिफ वायरिंग नहीं कर सकते, स्टिफ स्प्लिंटिंग नहीं कर सकते, बल्कि ये सारे जो है हमारे पास टाइटेनियम ट्रॉमा स्प्लिंट जो हो गया, नाइलॉन फ्लेक्सिबल फाइबर स्प्लिंट हो गया, या फिर नाइटाई वायर स्प्लिंट हो गया, ये सभी एक मिनिमम इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, इसीलिए इनको यूज़ किया जाता है। लेकिन इनका डायमीटर भी हम 0.4 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं रखते। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर डेंटल ट्रॉमा? प्रोक्लिनेशन ऑफ इंसाइजर्स इज़ अ रिस्क फैक्टर। इंक्रीज ओवरजेट, अगर ओवरजेट ज़्यादा हो गया, मतलब दांतों के बीच का स्पेस, मतलब एक हिसाब से प्रोक्लिनेशन ही हो गई है, तो वहाँ पे भी हमारे पास डेंटल ट्रॉमा का रिस्क ज़्यादा रहता है। शॉर्टर अपर लिप है, अगर अपर लिप शॉर्ट हो गया ट्रॉमा के बाद तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। चौथा है फिजियोलॉजिकल स्पेस। फिजियोलॉजिकल स्पेसेस इज अ नेचुरल थिंग दैट अकर्स इन द बॉडी, इट्स नॉट अ रिस्क फैक्टर। सो हमारा जो आंसर गलत है, दैट इज फिजियोलॉजिकल स्पेस। According to Ulf Glendor 2009, etiology and risk factors related to traumatic dental injuries, conditions increasing the chances of dental trauma are oral predisposing factors like increased overjet, protrusion of incisors, inadequate lip coverage, medical conditions like epilepsy, cerebral palsy and hearing and visual impairment. ठीक है, इन चीज़ों की वजह से इंक्रीज रिस्क हो जाता है डेंटल ट्रॉमा का, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में भी डेंटल ट्रॉमा का रिस्क जो है वो देखा गया है, ADHD के अंदर भी। फंक्शन रेगुलेटर इज़ बेस्ट यूज्ड इन विच पीरियड? देखो, फंक्शनल रेगुलेटर्स जो होते हैं वो बेस्ट यूज़ होते हैं इन द लेट मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड। सी, हमारे पास फंक्शनल रेगुलेटर जैसे कि फ्रैंकल अप्लायंस जो होते हैं, दे वर्क्स बेस्ट इन लेट मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड और ट्रांजिशनल पीरियड, बिकॉज सॉफ्ट टिश्यूज़ और जो है वो ज़्यादा अडेप्टेबल होता है स्टेज में, और बच्चा उतना ग्रो कर चुका होता है कि वो उन चीज़ों को पहन सके, उन चीज़ों को समझ सके कि मेरे को ये चीज़ पहनेंगे तो मेरे को ये फ़ायदा देगी, ठीक है। क्लास 3 केसेस शुड बी स्टार्टेड अर्लियर बिकॉज द फॉरवर्ड ग्रोथ ऑफ मैंडिबल मस्ट बी कंट्रोल्ड अर्ली, ठीक है। इफ़ ओपन बाइट केसेस are there, they should be started earlier because the vertical habits and skeletal pattern, they need early correction for greater output or for better output of the patient, ठीक है, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हैबिट्स हैं वो पहले से डेवलप हो जाए। क्लास 2 केसेस आर यूजली स्टार्टेड लेटर क्योंकि मॉडिफाइंग मैंडिबुलर ग्रोथ इज मच मोर इफेक्टिव क्लोजर टू प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट्स। नेक्स्ट, पिक द राइट स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू फ्रैंकल 5, ठीक है। इसमें हमारे पास राइट स्टेटमेंट 2 ही हैं। हेड गियर इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन फ्रैंकल 5 एंड इट इज़ गिवन फॉर वर्टिकल ग्रोअर्स पेशेंट्स। इट इज़ नॉट गिवन इन हॉरिजॉन्टल ग्रोअर्स, ठीक है। इट इज़ नॉट गिवन इन क्लास 3 पेशेंट्स एंड इट इज़ नॉट गिवन इन ओपन बाइट पेशेंट, ठीक है। ये भी सही स्टेटमेंट है, इसको हम हॉरिजॉन्टल ग्रोअर में नहीं देते, क्लास 3 पेशेंट में नहीं देते, और ओपन बाइट के पेशेंट में फ्रैंकल 5 नहीं देते। फ्रैंकल 5 के अंदर हमारे पास एक हेड कैप आ जाती है। हेड कैप का कंपोनेंट होता है जो कि एक्स्ट्रा ओरल सपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, जिससे कि हम ग्रोथ की डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। इनको हम लॉन्ग फेस पेशेंट में यूज़ करते हैं क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर जो एक्सेसिव वर्टिकल ग्रोथ है उसे हमें रोकना होता है। हाई मैंडिबुलर प्लेन एंगल जिनमें होता है, मतलब जॉ जो है वो बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड ग्रो कर रहा होता है, फेस लॉन्ग हो रहा है, तो हमें उसको रोकना होता है, तो हम उसको हेड गियर से रोकते हैं। हेड गियर पर लगा के नीचे बैंड लगा के उसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ वर्टिकल मैक्सिलरी एक्सेस जिन पेशेंट में होता है उनमें इसको यूज़ करते हैं, जिसमें कि मैक्सिला डाउनवर्ड ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है रादर देन फॉरवर्ड डायरेक्शन,
ठीक है, जिससे कि लॉन्ग फेस अपीयरेंस हो जाती है, गमी स्माइल हो जाती है, लोअर फेशियल हाइट इंक्रीज कर जाती है, मैंडिबुलर प्लेन एंगल इंक्रीज कर जाता है। इन पेशेंट्स में हम फ्रैंकल 5 यूज़ करते हैं, FR5। नेक्स्ट, इनिशियल फेज इंट्रा एल्वियोलर टूथ मूवमेंट इज सीन बाय हाउ मच मिलीमीटर्स। देखो, इनिशियल फेज के अंदर हमारे पास 0.4 to 0.9 मिलीमीटर की टूथ मूवमेंट होती है, एंड दिस मूवमेंट ऑफ 0.4 to 0.9 मिलीमीटर्स इट अकर्स विद इन 1 वीक ऑफ टाइम। ऑलराइट, इनिशियल फेज में 1 वीक में के अंदर ही इतनी मूवमेंट हो जाती है। नेक्स्ट, स्प्रिंग बैक इन ऑर्थोडोंटिक्स इज रिलेटेड टू, देखो स्प्रिंग बैक इज रिलेटेड टू रेंज। Spring back is related to range. Spring back refers to clinically applicable term for maximum elastic deflection, maximum flexibility, and the range of activation and the range of deflection or a working range. ठीक है, वर्किंग रेंज को स्प्रिंग बैक जो है दर्शाता है। बाकी 3 जो गलत ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड रेजिलियंस। ना ही ये यील्ड स्ट्रेंथ दिखाता है, ना ही ये इलास्टिसिटी दिखाता है, ना ही ये रेजिलियंस दिखाता है। बेसिकली वर्किंग रेंज इज द एक्सटेंट टू विच वायर रिकवर्स आफ्टर इट्स शेप हैज़ बिन डीफॉर्म्ड और आफ्टर डीएक्टिवेशन। मतलब एक वायर को हम टर्न करते हैं, उसके बाद ये अपनी कितनी शेप को बैक ले लेता है, नाइट आई वायर कितनी शेप को बैक ले लेती है, उसको हम कहते हैं स्प्रिंग बैक। मैथमेटिकली स्प्रिंग बैक इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ divided by elastic modulus is the spring back. Wires should have large spring back, which means that they will regain its original shape after being greatly deformed. This would mean that fewer wire changes will be required over a period of time and a constant force can be applied with that wire. Next, which of these is the 7th theorem of retention? देखो, 7th theorem of retention states that corrections carried out during period of growth are less likely to relapse. ऑर्थो की है 7th थ्योरम ऑफ रिटेंशन की करेक्शन कैरिड आउट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ आर लेस लाइकली टू रिलैप्स। इन टोटल हमारे पास 10 थ्योरम्स ऑफ रिटेंशन होती है, 10 थ्योरम्स ऑफ रिटेंशन। फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट द टीथ दैट हैव बीन मूव्ड टेंड टू रिटर्न टू देयर फॉर्मर पोजीशन। जिस दांत को हम मूव करने की कोशिश करते हैं वो वापस आने की कोशिश करता है। दिस इज थ्योरम 1। थ्योरम 2 स्टेट्स दैट एलिमिनेशन ऑफ द कॉज ऑफ मालोक्लूजन विल प्रिवेंट रीअकरेंस, कि अगर हम कॉज निकाल देते हैं तो जो मालोक्लूजन का जो रीअकरेंस है वो कम हो जाता है, उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। थर्ड थ्योरम स्टेट्स दैट द मालोक्लूजन शुड बी ओवर करेक्टेड। ओवर करेक्शन क्यों करनी है? ताकि एक सेफ्टी फैक्टर मेंटेन रहे। ठीक है, ताकि अगर हमारे पास रिवर्ट बैक हो रही है टू द फॉर्मर पोजीशन तो वो कंपनसेट हो जाए। अगर हम ज़्यादा ओवर करेक्ट कर देते हैं तो वापस थोड़ा बहुत तो टेंडेंसी रहेगी कि वो मतलब फॉर्मल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, तो वो जो फॉर्मल पोजीशन पे आने का स्पेस है वो कंपनसेट होकर नॉर्मल ऑक्लूजन पे ले आए सारे ऑक्लूजन को। 3 थ्योरम्स क्लियर होगी। सबसे पहले दांत वापस आने की कोशिश करते हैं, दूसरा है कि कॉज को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा रिकरेंस खत्म हो जाएगा, तीसरा है कि माल ऑक्लूजन को हम ओवर करेक्ट करते हैं। Now theorem number 4, it states that the proper occlusion is a potent factor in holding the teeth in their correct position, कि अगर occlusion proper होगा तो दांत अपनी position पे भी properly बैठे रहेंगे। Theorem 5 suggests that the bone and the adjacent tissues must be allowed to reorganize around the newly positioned teeth। मतलब हमने जो वायरिंग की हुई है या फिर जो हमने फिक्स मैकेनोथेरेपी की हुई है उसको हमें जो हमारा नॉर्मल ऑक्लूजन आने के बाद कुछ टाइम तक रहने देना चाहिए, ताकि जो बोन है अराउंड द टिश्यूज़ वो रीऑर्गेनाइज आराम से हो जाए, ताकि न्यूली पोजीशन जो टीथ है वो अपनी जगह पे उस सेम पोजीशन के अंदर मेंटेन रहे। थ्योरम नंबर 6, इट सजेस्ट दैट इफ द लोअर इंसाइजर्स आर प्लेस्ड अपराइट ओवर द बेजल बोन दे आर मोर लाइकली टू रिमेन इन अ गुड अलाइनमेंट। मतलब अगर ये हमारे पास बेजल बोन है और लोअर इंसाइजर बिल्कुल इसके अपराइट हैं तो ये अपनी अलाइनमेंट ज़्यादातर मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, Theorem number 7 states that the corrections carried out during the period of growth are less likely to relapse। मतलब ऐसी करेक्शन जो हम प्यूबर्टी या फिर ग्रोथ स्पर्ट के टाइम कर रहे हैं उसके रिलैप्स होने के चांसेस कम रहते हैं। दिस इज थ्योरम 7। थ्योरम 8 सजेस्ट दैट द फार्दर द टीथ हैज़ टू बी मूव्ड द लेस लाइकलीहुड ऑफ द रिलैप्स। जितना दूर दांत को लेके जाएंगे उतना टेंडेंसी कम होती जाती है कि दांत अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। दिस इज थ्योरम 8। थ्योरम 9, Theorem 9 suggests that the arch form, particularly in the mandibular arch, it cannot be altered permanently by appliance therapy। ठीक है, कि आर्च फॉर्म जो होती है जैसे कि मैंडिबुलर आर्च में क्योंकि ग्रोथ खत्म हो चुकी है, एक टाइम के बाद मैंडिबल ग्रो नहीं करती है, तो वहाँ पे आर्च फॉर्म को परमानेंटली हम किसी अप्लायंस से चेंज नहीं ऑल्टर नहीं कर सकते। थ्योरम नंबर 10, इट सजेस्ट दैट मैनी ट्रीटेड माल ऑक्लूजन्स मे रिक्वायर परमानेंट रिटेनिंग डिवाइसेस
ठीक है। थ्योरम 10 कहती है कि हमारे को लास्ट का स्टेप है ये कि इनको रिटेनर्स देने ही देने हैं, रिटेनिंग डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड। लेट्स रिवाइज। 10 इज रिटेनिंग डिवाइसेस। 9 है कि कहाँ पे हम नहीं कर सकते, मैंडिबल में नहीं कर सकते पूरी तरह से कंप्लीटली, किसी अप्लायंस से हम ऑल्टर नहीं कर सकते। 8 है कि दांत को जितना दूर लेके जाएंगे उतना उसकी टेंडेंसी कम रहेगी कि वो वापस अपनी जगह पे आए। 7 है कि करेक्शन जो कि हमने ग्रोथ स्पर्ट के टाइम पे किए हैं वो लाइकली है उनका कि वो ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रहेंगे। 5वां है कि जो बोन है उसको रीऑर्गेनाइज होने देना चाहिए अराउंड द टूथ। 4था है कि प्रॉपर ऑक्लूजन अगर बैठ गया तो दांत अपनी पोजीशन भी बैठा के रखेंगे। 3रा है कि माल ऑक्लूजन को हम ओवर ट्रीट कर रहे हैं। 2रा है कि हमें कॉज ऑफ माल ऑक्लूजन रिमूव करना है ताकि रिकरेंस ना हो। पहला था कि दांत को जब भी हम मूव करते हैं तो वो कोशिश करता है कि वो अपनी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। नेक्स्ट, फिशमैन स्केलेटल मेजॉरिटी इंडेक्स स्टेज 5 इज व्हाट? इट शोज कैपिंग ऑफ एपिफाइसिस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स ऑफ मिडिल फिंगर। ठीक है, ये बेसिकली बोन मैच्योरेशन को शो कर रहा है। The Fishman system of age interpretation uses 4 stages of bone maturation. First is epiphysis equal to the width of diaphysis. Epiphysis equal to the width of diaphysis. Second is appearance of adductor sesamoid of the thumb. Third is capping of epiphysis. And fourth is the fusion of epiphysis. ये 4 system है age interpretation के लिए for bone maturation. Let's go with the detailed breakdown of SMI index. ठीक है, first is SMI 1. Stage 1 में क्या होता है? हमारे पास एपिफाइसिस इज इक्वल टू डायाफाइसिस, मतलब दोनों की विड्थ जो है वो इक्वल होती है। जब एपिफाइसिस इक्वल टू डायाफाइसिस हो जाता है तो मतलब ग्रोथ स्पर्ट जो है वो आ रहा होता है, उस टाइम स्टार्ट होने वाला होता है ग्रोथ स्पर्ट। ठीक है, SMI 1 में जो थर्ड फिंगर है उसमें मिडिल फैलिंग्स ऑफ थर्ड फिंगर MP3 एपिफाइसिस जो है वो डायाफाइसिस के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये जो लंबी सी हमारी बोन है दिस इज डायाफाइसिस और ये छोटी सी बीच में जो बोन है दिस इज नोन एज एपिफाइसिस। जब SMI 2 की बात आती है, स्केलेटल मैच्योरिटी इंडेक्स 2 की बात आती है, तो ये वाला जो सेकंड हमारा होता है, ठीक है, दिस सेकंड वन, इसमें हमारे पास एपिफाइसिस डायाफाइसिस इक्वल हो जाते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस है रादर देन SMI 1। SMI 3 में क्या होता है कि हमारा जो मिडिल फिंगर है और फिफ्थ फिंगर है MP5, उसमें डायाफाइसिस इक्वल टू एपिफाइसिस हो जाता है। ठीक है, मिडिल फिंगर प्लस फिफ्थ फिंगर। अब SMI 3 के बाद हमारे पास आती है स्टेज 2। स्टेज 2 में अपीयरेंस ऑफ सेसमॉइड हो जाता है। ठीक है, देयर इज SMI 4 में दिस अडक्टर, देयर इज अपीयरेंस ऑफ अडक्टर सेसमॉइड ऑफ द थंब, इट दिस इंडिकेट्स द पीक प्यूबर्टल ग्रोथ एंड इज द ग्रोथ इज अबाउट टू बिगिन। फिर SMI 4 के बाद हमारे पास आता है SMI 5। SMI 5 में ये कैपिंग ऑफ एपिफाइसिस जो है वो शुरू हो जाती है। कैपिंग मतलब कि एपिफाइसिस मोर बिकम्स लाइक अ कैप, ये जो एपिफाइसिस है ये कैप की तरह बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, SMI 5 में थर्ड फिंगर डिस्टल फैलिंग्स TP3, थर्ड फिंगर के ऊपर कैपिंग हो जाएगी। SMI 6 में हमारे पास मिडिल फिंगर के ऊपर कैपिंग हो जाएगी। SMI 7 में हमारे पास जो फिफ्थ फिंगर है उसके ऊपर कैपिंग हो जाएगी। SMI 4 जो है, फिर आती है स्टेज 4। SMI 7 स्केलेटल मैच्योरिटी इंडेक्स 7 के बाद आती है हमारे पास स्टेज 4। ठीक है, 4 स्टेजेस की बात की थी हमने स्टार्टिंग में। स्टेज 4 आती है अब, जिसमें आता है फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस। ठीक है, अब फ्यूजन में क्या हो रहा है, जो एपिफाइसिस है और डायाफाइसिस है दे विल जॉइन कम्प्लीटली एंड ये शो करता है कि ग्रोथ जो है वो एंड कर रही है। ठीक है, स्टेज 4 में हमारे पास SMI 8 से शुरू हो रहा है। SMI 8 शोज कि हमारे पास फ्यूजन दिखाई देगी इन थर्ड फिंगर डिस्टल फैरिंग्स DP3, थर्ड फिंगर का डिस्टल फैरिंग्स के अंदर दिखाई देगी। SMI 9 के अंदर हमारे पास दिखाई देगी फ्यूजन ऑफ थर्ड फिंगर प्रॉक्सिमल फैरिंग्स, ठीक है, PP3। SMI 10 के अंदर हमारे पास देयर विल बी फ्यूजन ऑफ थर्ड फिंगर एंड मिडिल फैलिंग्स, थर्ड फिंगर के अंदर जो मिडिल फैलिंग्स है उसके अंदर। ठीक है, SMI 11 में क्या होता है कि रेडियस में फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देयर इज कंप्लीट ग्रोथ, मतलब यहाँ पे अगर रेडियस में फ्यूजन आ गई है तो ये शो करता है कि ग्रोथ इज कंप्लीट। नेक्स्ट, द सुपर इम्पोजिशन ऑफ विच पॉइंट इज डन एट ब्रॉडबैंड ट्राइंगल। ठीक है, ब्रॉडबैंड ट्राइंगल में हमारे पास R पॉइंट होता है, उसकी सुपर इम्पोजिशन की जाती है। देखो 3 पॉइंट आते हैं हमारे पास ब्रॉडबैंड ट्राइंगल के अंदर, नेजियन, सेला एंड बोल्टन पॉइंट BA, जिसको बेजियन रीजन बोलते हैं। इन 3 पॉइंट्स को इसलिए चूज़ किया जाता है क्योंकि ये स्टेबल क्रेनियल बेस के पॉइंट्स हैं, मतलब जहाँ पे लीस्ट हमारे पास ग्रोथ होगी या फिर ग्रोथ के दौरान जहाँ पे बिल्कुल कम चेंजेस होते हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है,
आर पॉइंट जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट होता है इनसाइड दिस ट्राइंगल, यूजुअली constructed geometrically, and this point is very stable with the growth. So while superimposing two cephalometric tracings before and after the treatment, हम R point को मैच करते हैं on the top of each other, ठीक है, ताकि हम ग्रोथ को मेजर कर सकें. अब जब हम R point को ट्रेस कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, तो हमारे पास बोल्टन प्लेन्स BO2 नेजियन, ठीक है, वो हमेशा पैरेलल आते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ वायर यूज्ड इन फिटेड लेबियल बो? फिटेड लेबियल बो में हम 21 गेज की वायर यूज़ करते हैं. ओके, एज पर द रेफरेंस वी हैव वायर दैट इज़ यूज्ड इज 0.7 मिलीमीटर्स थिकनेस और 21 गेज, ठीक है. इट इज़ यूज्ड एज रिटेंशन अप्लायंस आफ्टर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट. बो इज़ अडेप्टेड टू द कॉन्टूर्स ऑफ द लेबियल सरफेस ऑफ इंडिविजुअल टीथ. मतलब जो भी हमारा दांत का इंडिविजुअल कॉन्टूर है उसके हिसाब से हम बो को अटैच कर देते हैं, ठीक है. बो इज़ प्लेस्ड इन द मिडल थर्ड एंड द अप्लायंस शुड बी पैसिव. इससे सिर्फ हम रिटेंशन मेंटेन कर रहे हैं, जो हमारा चेंज हमने किया है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है. द डिस्टल एंड कटिंग प्लायर, इट इज़ यूज एक्सेसिवली फॉर कटिंग द डिस्टल एंड ऑफ द वायर प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द मोलर ट्यूब्स, ठीक है. मोलर ट्यूब से जो बाहर हमारे पास डिस्टल एंड निकल रहा था उसको कट करने के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ कैपेबल ऑफ कटिंग द आर्च वायर्स अप टू 0.56 to 0.70 mm. Both intraoral and extraoral types can be cut by this. It has a safety mechanism so as to hold the cut wire so it does not fall in the patient's mouth. Next, identify the instrument given in the picture. तो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहा है ये. So this is a bracket holder. What is this? This is a bracket holder. ये हमारे पास ब्रैकेट होल्डर है और ऊपर वाला जो है ये हमारे पास मोलर ट्यूब होल्डर होता है, ठीक है. The key differentiating feature between the molar tube holder and the bracket holder forceps is the handle and the beak, ठीक है. Although both have interlocking features, दोनों को अगर हम इंटरलॉक मतलब प्रेस करें तो वो आइटम को अपने अंदर पकड़ के रखते हैं और जब दोबारा प्रेस करेंगे तो वो आइटम को रिलीज कर देंगे. But the beak of the handle of the bracket holder forceps is straight. Bracket holder forceps की जो beak and handle it is straight, whereas the molar tube holder it has a characteristic semicircular handle as it has to reach the posterior teeth and the semicircular handle will provide clear line of sight. मतलब देखने में हेल्प करेगा for the orthodontist to place the molar tube. Next, what does y-axis to FH plane describe? देखो, y-axis to FH plane it describes the growth of the mandible. Y-axis to FH plane growth axis, this is also known as skeletal parameter in Downs analysis. कौन से analysis में? Downs analysis में, which indicates the growth pattern in the individual, ठीक है. मीन रीडिंग जो होती है इसकी y-axis to FH प्लेन जो होती है दैट इज़ 53 to 66, ठीक है. लेसर वैल्यू इंडिकेट्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पैटर्न. अगर लेस वैल्यू आ रही है 53 से 66 के बीच से कम आ रही है तो मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रोअर है. अगर हायर वैल्यू है तो मतलब वर्टिकल ग्रोअर है. नेक्स्ट, द ट्विन ब्लॉक अप्लायंस में भी यूज फॉर व्हाट? देखो, ट्विन ब्लॉक अप्लायंस हमारे पास जो डीप बाइट होती है उसके केसेस में यूज़ किया जाता है. द ट्विन ब्लॉक अप्लायंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स दैट इज अपर एंड लोअर ब्लॉक, ठीक है. द अपर अप्लायंस कंसिस्ट ऑफ अ वाइट ब्लॉक दैट कवर्स द लिंगुअल कस्प ऑफ अपर पोस्टीरियर टीथ. अपर का क्या करता है? सिर्फ लिंगुअल कस्प ऑफ अपर पोस्टीरियर टीथ को ही कवर कर रहा है. एक्सटेंडिंग एंटीरियरली टिल द मीजियल रेज ऑफ अपर सेकंड प्रीमोलर. मीजियल रेज जो है अपर सेकंड प्रीमोलर की वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, यहाँ तक, ठीक है. द लोअर प्लेट इज रिटेन बाय द इंटरडेंटल बॉल क्लैस्प. लोअर में हमारे पास इंटरडेंटल बॉल क्लैस्प देते हैं. द लोअर बाइट ब्लॉक एक्सटेंड्स डिस्टली अप टू द डिस्टल मार्जिनल रेज ऑफ सेकंड प्रीमोलर. ये डिस्टल मार्जिनल रेज ऑफ सेकंड प्रीमोलर तक लोअर वाला जो है वो जाता है. द लोअर मोलर्स आर केप्ट फ्री टू हेल्प इन देयर इरप्शन. दिस हेल्प्स इन करेक्शन ऑफ बाइट. जब लोअर मोलर्स जो है वो इरप्ट करेंगे, ओवर इरप्ट करेंगे तो आगे की जो डीप बाइट हमारी वो सॉल्व हो जाएगी. नेक्स्ट, एक्टिव और पैसिव अप्लायंसेस विच हार्नेस द नेचुरल फोर्सेस ऑफ ओरोफेशियल मस्कुलेचर दैट आर ट्रांसमिटेड टू द टीथ एंड एल्वियोलर बोन इन अ प्री डिटर्मिनेड डायरेक्शन आर कॉल्ड एज, हमारे को कहते हैं इनको फंक्शनल अप्लायंसेस. सी, फंक्शनल अप्लायंसेस जो होते हैं हमारे पास दे आर बोथ एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है. नाउ दीज फंक्शनल अप्लायंसेस दे विल हार्नेस द फोर्सेस ऑफ ओरोफेशियल मस्कुलेचर एंड ट्रांसमिट दीज फोर्सेज ऑन टू द टीथ, ताकि एल्वियोलर बोन और हमारी जो टीथ हैं वो एक प्री डिटर्मिन डायरेक्शन में ग्रो करें. नाउ दे आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉस फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी, जो स्टेट करती थी कि जो फंक्शनल मैट्रिसेस हैं जैसे टिश्यूज, मसल्स, ग्लैंड्स, दे टुगेदर इन्फ्लुएंस द स्केलेटल यूनिट्स सच एज जॉ बोन्स एंड अल्टीमेटली कंट्रोल देयर ग्रोथ,
ठीक है। 3 टाइप्स के हमारे पास अप्लायंस होते हैं। फर्स्ट इज टूथ बॉर्न पैसिव। टूथ बॉर्न पैसिव में हमारे पास आता है एक्टिवेटर, बायोनेटर। सेकेंड इज टूथ बॉर्न एक्टिव, दैट इज मॉडिफाइड एक्टिवेटर, टूथ बॉर्न एक्टिव। अब थर्ड है हमारा टिश्यू बॉर्न, ठीक है, टिश्यू बॉर्न पैसिव। टिश्यू बॉर्न पैसिव में हमारा आता है फ्रैंकल अप्लायंस। नेक्स्ट, लूप प्लेसमेंट इन ऑर्थोडोंटिक वायर कॉजेज। तो लूप प्लेसमेंट कॉजेज डिक्रीज्ड स्टिफनेस। अब फोर्स हमारे पास आती है दैट इज इक्वल टू डी रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एल रेज टू पावर 3। ये हमारे पास डिफ्लेक्शन का रेट आ जाता है और नीचे हमारे पास लूप कितना बन रहा है उसके ऊपर, या फिर लेंथ ऑफ एक्टिवेशन ऑफ लूप जो है वो आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास आता है 4 का फॉर्मूला। फोर्स कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर। अब फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो फोर्स कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। दस द स्प्रिंग्स लूप्स दैट आर लॉन्गर रिमेन मोर फ्लेक्सिबल एंड रिमेन एक्टिव फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें हमारे पास लेंथ जो है वायर की वो ज़्यादा है। बट डबलिंग द लेंथ द फोर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय 8 टाइम्स, दस डिक्रीजिंग स्टिफनेस। अगर हम लेंथ को डबल कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं, तो फोर्स जो है वो हमारी 8 टाइम्स घट जाती है, ठीक है, एंड दस रिड्यूसिंग स्टिफनेस। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू टर्न द ऑर्थोडोंटिक वायर अराउंड द थंब डिनोट्स विच वायर प्रॉपर्टी। जो हम थंब के अराउंड इसको ऑर्थोडोंटिक वायर को रैप अराउंड कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मेबिलिटी। ऑलराइट, ये किसी भी फॉर्म को एक्सेप्ट करने की ताकत रख रहा है। फॉर्मेबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ वायर टू बी बेंट इनटू डिजायरेबल कॉन्फ़िगरेशन सच एज लूप्स, कॉइल्स एटसेट्रा विदाउट फ्रैक्चरिंग द वायर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की बात आती है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज द प्रॉपर्टी दैट सिग्निफाइज द एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द वायर। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस मतलब कि कितनी एनर्जी वायर स्टोर करके रख सकती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द लाइन डिस्क्राइबिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द वायर, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास स्प्रिंग बैक। स्प्रिंग बैक इज ऑल्सो रेफर्स टू एज द मैक्सिमम इलास्टिक डिफ्लेक्शन और द वर्किंग रेंज। स्प्रिंग बैक की जो डेफिनेशन है दैट इज वर्किंग रेंज। हायर स्प्रिंग बैक वैल्यू प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू लार्जर एक्टिवेशंस विद अ रिजल्टेंट इंक्रीज इन वर्किंग टाइम ऑफ द अप्लायंस, ठीक है। अगर स्प्रिंग बैक ज़्यादा है तो हम एक्टिवेशन जो है उसको ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि वर्किंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा। वर्किंग टाइम मतलब कि हमारा जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना हमारी फोर्स लग रही है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, वो ज़्यादातर मतलब लंबे टाइम तक वो कांस्टेंट रहेगी। दस द डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ आर्च वायर चेंजेस, तो हमारी आर्च वायर की चेंजेस भी कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ विजिट्स भी कम हो जाएंगी। इट कैन ऑल्सो मेजर हाउ फार अ वायर कैन बी डिफ्लेक्टेड विदाउट कॉजिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन। स्प्रिंग बैक एक और चीज़ मेजर करता है कि हम कितनी दूर तक वायर को डिफॉर्म कर सकते हैं, कितनी रेंज तक वायर को डिफॉर्म कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ लिप्स कॉमनली सीन इन केस ऑफ प्रोक्लाइंड अपर एंटीरियर टीथ इज व्हाट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए, कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट, पोटेंशियली कॉम्पिटेंट एंड क्लेफ्ट। देखो, पोटेंशियली कॉम्पिटेंट जो है यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया क्योंकि उसको हम फोर्स करके क्लोज कर सकते हैं, लेकिन दांतों की वजह से वो इनकॉम्पिटेंट की तरह दिखाई देंगे। लिप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब है कि स्लाइट कॉन्टैक्ट ऑफ द लिप्स व्हेन द मस्कुलेचर इज रिलैक्स्ड। इनकॉम्पिटेंट, द एनाटॉमिकली शॉर्ट लिप्स विच डू नॉट कॉन्टैक्ट व्हेन द मस्कुलेचर इज रिलैक्स्ड। लिप सील इज achieved only by active contraction of orbicularis oris and mentalis muscle. Potentially competent lips, ये तीसरे तरीके होते हैं। पोटेंशियली कॉम्पिटेंट लिप्स जो होते हैं, लिप सील इज प्रिवेंटेड ड्यू टू द प्रोट्रूडिंग मैक्सिलरी इंसाइजर्स। देखो, इनकॉम्पिटेंट में हमारे ऊपर वाले होठ ही छोटे हैं, ठीक है, शॉर्ट लिप्स है ऊपर वाले, एनाटॉमिकली शॉर्ट लिप्स है। लेकिन पोटेंशियली कॉम्पिटेंट लिप्स में लिप सील प्रिवेंट हो रही है क्योंकि हमारे मैक्सिलरी इंसाइजर जो हैं वो प्रोट्रूड कर रहे हैं, बाहर को दिख रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ नॉर्मल डेवलप्ड लिप्स, ठीक है। चौथे तरह के आते हैं हमारे पास इवर्टेड लिप्स। इवर्टेड लिप्स आर हाइपरट्रॉफीड लिप्स विद रिडंडेंट टिश्यू बट वीक मसल टोनिसिटी। इवर्टेड लिप्स में हमारे पास वीक मसल टोनिसिटी होती है। हाइपरट्रॉफीड लिप्स होंगे, बड़े लिप्स होंगे, जैसे अफ्रीकन्स में होते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है वो उसकी मसल टोनिसिटी कम होने की वजह से वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रही। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कार्ड्स प्रीमोलर क्लासिफिकेशन इन द गिवन इमेज, ठीक है। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास, दिस इज क्लास 2। कार्ड्स ने प्रीमोलर क्लासिफिकेशन दी थी, KATZ प्रीमोलर क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब प्रीमोलर क्लास 1 क्या बोला था उसने, इट इज आइडेंटिफाइड व्हेन द मोस्ट एंटीरियर अपर प्रीमोलर फिट्स एग्जैक्टली इनटू द एम्ब्रेजर क्रिएटेड बाय द डिस्टल कॉन्टैक्ट
of the most anterior lower premolar. Now class 2 indicates that here the most anterior upper premolar, मतलब सबसे ज़्यादा आगे वाला premolar जो है, is occluding mesial of the embrasure created by the distal contact of the most anterior lower premolar. ठीक है, जो अपर प्रीमोलर होगा वो मीजियल एम्ब्रेजर कॉन्टैक्ट के एरिया पे आएगा. ठीक है, क्लास 3 में हमारे पास आता है जो कार्ड्स की क्लासिफिकेशन है. हेयर द मोस्ट एंटीरियर अपर प्रीमोलर इज ऑक्लूडिंग डिस्टल ऑफ द एम्ब्रेजर क्रिएटेड बाय द डिस्टल कॉन्टैक्ट ऑफ द लोअर प्रीमोलर. ठीक है, 3 में हमारे पास डिस्टल कॉन्टैक्ट, मतलब क्लास 3 में जैसा हमारा एंगल्स होता है, क्लास 3 में लोअर जो है आर्च है वो आगे आ रही है, क्लास 2 में लोअर आर्च जो है वो थोड़ी सी पीछे जा रही है, और क्लास 1 जो है वो हमारी एग्जैक्ट है. नेक्स्ट इज अ सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन. स्लॉट डायमेंशन ऑफ 0.022 MBT ब्रैकेट इज हाउ मच? तो इसका स्लॉट डायमेंशन होता है 22x28. 22x28 का मतलब हुआ कि 0.022 इंच, 0.022 इंच क्रॉस 0.028 इंचेस. ठीक है, और स्लॉट डायमेंशन अगर 0.018 इसकी बोलें तो MBT ब्रैकेट सिस्टम की, तो हमारे पास आता है 0.018 क्रॉस 0.025. ठीक है, ये 0.018 का है, और ये ऊपर वाला जो है हमारे पास दैट इज 0.022 MBT ब्रैकेट सिस्टम. नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनाटॉमिक टू आर्टिस्टिक पोर्शन ऑफ अ कास्ट? तो एनाटॉमिक टू आर्टिस्टिक पोर्शन जो होता है दैट इज 3:1. 3 जो है हमारे पास दैट इज एनाटॉमिक एंड 1 इज द आर्टिस्टिक पोर्शन. ऑलराइट, now the parts of the study model, this is consisting of anatomic portion that consists of an actual impression of the dental arch and its surrounding structures and is usually made up of orthodontic stone और हमारे पास dental stone. ठीक है, artistic portion consists of a symmetrical plaster base that supports the anatomical portion and helps in analyzing the occlusion and orientation of the study model. क्या क्या analyze करने में help कर रहा है? Occlusion and orientation of the study model. The ratio is 3:1, that is ideal. Next, the forced orthodontic eruption can be done for all except, तो हम impacted दांत की फोर्स इरप्शन करवा सकते हैं नियर द इम्प्लांट साइट. टू इंक्रीज द क्राउन लेंथ हम फोर्स इरप्शन करवा सकते हैं. हम रीपोजिशनिंग के लिए जब हम जिंजाइवल मार्जिन को एडजस्ट कर रहे होते हैं तब हम फोर्स इरप्शन करवा सकते हैं. बट एक सबमर्ज्ड दांत की जो इरप्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम फोर्स इरप्शन नहीं करवा सकते. या फिर इस दांत में हमारे पास एंकाइलोसिस अगर हो गई है तब भी हम इसको फोर्स इरप्शन नहीं करवा सकते. द सबमर्ज्ड टूथ इज़ द वन दैट इज डिप्रेस्ड बिलो द ऑक्लूजन प्लेन, मतलब सबमर्ज्ड टूथ हमारा ऑक्लूजन प्लेन के नीचे ही रह गया. डेंटल एंकाइलोसिस इज थॉट टू बी द मेजर कॉज ऑफ सबमर्जेंस. अ सबमर्ज्ड deciduous tooth have a potential to cause malocclusion not only by prevention of their exfoliation and sequence replacement by permanent teeth but also by causing tilting of proximal teeth and extrusion of opposite tooth. ठीक है, मतलब ये दांत अपने ऑक्लूजन लेवल से नीचे रहता है जिसकी वजह से आगे पीछे वाले दांत थोड़े से टिल्ट कर जाते हैं. ठीक, और ऊपर वाला दांत जो है वो ओवर एक्सट्रूड कर जाता है. इन सच केसेस ऑर्थोडोंटिक करेक्शन इज नॉट अटेम्प्टेड. ठीक है, क्योंकि यहाँ मेन कॉज जो है उसे एंकाइलोसिस बताया गया है जो कि सबमर्जेंस का कॉज रहता है इन प्राइमरी टीथ या प्राइमरी मोलर्स जो रिटेन्ड प्राइमरी मोलर्स रह जाते हैं. नेक्स्ट, 1% एसिड रेड प्रोपाइनिल ग्लाइकॉल स्टेन्स द डेंटल कैरीज एज, तो इसमें आंसर आता है हमारे पास पिंक. ठीक है, एसिड रेड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास केरीज डिटेक्टिंग एजेंट है. ठीक है, केरीज चेक और केरीज डिटेक्टिंग एजेंट इज अ न्यू केरीज डिटेक्शन डाई दैट कंटेन्स 1% एसिड रेड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल. इट ओनली stains the infected outer layer of the caries dentine that can be removed. All the infected dentine can be removed and over reduction of the inner sclerotic dentine and sound dentine can be avoided. ठीक है, ये प्लस पॉइंट आ जाता है कि इससे साउंड डेंटिन बची रहती है और सिर्फ हम केरियस डेंटिन को ही देखकर रिमूव कर सकते हैं. इट इज़ बिलीव दैट सॉल्वेंट्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट आर एबल टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द परमिएबल टिश्यूज एज कम्पेयर टू दोज विद द हाई मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, अब लो मॉलिक्यूलर वेट वाला जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि उससे अननेसेसरी रिमूवल ऑफ डेंटिनल टिश्यू जो है वो प्रिवेंट हो जाता है. ठीक है, द हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केरीज चेक compared to propylene glycol presents in routine dyes was claimed to prevent over penetration of dye into the porous dentine tissues. ठीक है, अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट का जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा, ठीक है, तो वो इजीली वो नहीं करेगा, हमारे पास अंदर नहीं जाएगा.
ईजिली पेनिट्रेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि हाई मॉलिक्यूलर वेट है तो वो बाहर के ही जो केरीज वाला हिस्सा है उसी में फंस जाएगा, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट होगा तो ज़्यादा अंदर डेंटिनल टिश्यू तक चला जाता है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा रिमूवल हो जाती है, ठीक है। द हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केरीज चेक compared to propylene glycol was found in routine dyes and was claimed to prevent over penetration of dye into the porous dentinal tissues। यही चीज़ ये अंग्रेजी में बोल रहा है। इनहिबिटिंग द अननेसेसरी डेंटिन रिमूवल, तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला हम यूज़ करते हैं केरीज डिटेक्टिंग एजेंट। आजकल एक और नया एजेंट आ रहा है, दैट इज़ केरीज डिटेक्टिंग डाई ब्लू। देखिए इसमें हमारे पास नई ब्लू डाइज डाल रहे हैं, हम मिथाइलिन ब्लू यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऐसी डाइज जो ज़्यादा क्लियरली विजिबल और क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल हो इन द ओरल कैविटी, ठीक है। हमारे पास पिंक जो है उसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल रहता है रादर देन ब्लू। ब्लू इज़ ईजिली विजिबल, ठीक है। और ये जो केरीज ब्लू है ये ओवर स्टेनिंग को प्रिवेंट करता है। इट एक्ट्स ऑन द प्रिसाइज टिश्यू, जहाँ पे हमें केरीज को रिमूव करना है, केरियस टिश्यू के ऊपर ही ज़्यादातर इफेक्ट करता है। ओवर स्टेनिंग कम करता है, इसका कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लू कलर का कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, इसीलिए फॉल्स पॉजिटिव आना कम चांसेस रहते हैं इसके अंदर, जिससे कि हम ज़्यादा प्रिसाइज और मिनिमल डेंटिन जो हेल्दी डेंटिन है उसको रिमूव करें, ठीक है। ग्लाइड पाथ हेल्प्स इन व्हाट, तो ग्लाइड पाथ जो होता है, ग्लाइड पाथ इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ओरिजिनल कैनाल कर्वेचर, ठीक है, मेंटेनिंग ओरिजिनल कैनाल कर्वेचर। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ रोटरी एंडोडोंटिक फाइल्स, ठीक है, ताकि रोटरी एंडोडोंटिक फाइल अंदर जाके जैब होके टूट ना जाए, वो भी ग्लाइड पाथ जो है वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। अवॉइडिंग कैनाल ब्लॉकेजेस, हम पहले ही ग्लाइड पाथ बना के कैनाल की इनिशियल ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं ताकि हमारी जो रोटरी हम यूज़ करेंगे उसके लिए ईजी पाथ बन जाए। इसको विद द थ्योरी, इफेक्टिव ग्लाइड पाथ क्रिएशन मेंटेन्स द ओरिजिनल कैनाल कर्वेचर मेंटेन करके रखता है। द यूज़ ऑफ स्मॉल हैंड फाइल्स प्रायर टू यूज़ ऑफ रोटरी नाइटाई फाइल्स विल कन्फर्म द पेटेंसी एज वेल एज मेंटेन सफिशिएंट स्पेस फॉर द रोटरी फाइल, thereby improving the safety of rotary file or the reciprocating endodontic file whatever you are using, ठीक है। Next, the vertical root fracture with periodontal breakdown is detected by what, ठीक है, तो it is detected by radiolucent halo, it is detected by step like bone defects, step deformity आ जाती है, and V shaped diffuse bone loss आ जाता है, मतलब तीनों ऑप्शन हमारे पास सही है। The indicators of vertical root fracture are widening of periodontal ligament around the whole length of the root, ठीक है, this may indicate vertical root fracture. It is different from the bone loss seen in periapical region where or periapical lesions where the bone loss occurs apically without destruction of the lamina dura along the root surface, ठीक है। मतलब अगर VRF हुआ होगा तो हमारा along the root surface हमारे को रेडियोलुसेंसी दिखाई देती है, और J shaped रेडियोलुसेंसी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली कॉमन होती है, ठीक है, जो कि वर्टिकल रूट फ्रैक्चर के केस में दिखाई देती है। द रेडियोलुसेंट हेलो, दैट इज halo-like radiolucency running around the whole length of the root surface is a classic sign of vertical root fracture. The radiolucent area may travel almost completely up the side of the root, resulting in a J-shaped lesion. ठीक है, देखो VRF में हमारे पास J-shaped lesion दिखाई देता है as a sign, ठीक है, लेकिन हर J-shaped lesion VRF नहीं होता। VRF में दिखाई देगा लेकिन हर J-shaped lesion VRF नहीं होता है, ठीक है। स्टेप लाइक बोन डिफेक्ट्स, ऑब्लिकली ओरिएंटेड फ्रैक्चर्स ऑफन लीड टू कैरेक्टरिस्टिक स्टेप लाइक बोन डिफेक्ट विच मे मिमिक एंडोडोंटिक लीजन्स रिजल्टिंग फ्रॉम कॉजेज लाइक पोस्ट परफोरेशन एंड वर्टिकल ग्रूव्स। इसके साथ साथ देर इज आइसोलेटेड हॉरिजॉन्टल बोन लॉस इन द पोस्टीरियर टीथ। Mediodistally oriented vertical fractures can cause bilateral horizontal bone loss in an isolated teeth। मतलब जो मीजियोडिस्टली ओरिएंटेड वर्टिकल फ्रैक्चर हुआ है, मीजियोडिस्टली, ठीक है, उसमें बायलेटरली हॉरिजॉन्टल बोन लॉस दिखाई देता है अगर हम टूथ को आइसोलेट करके देखें तो, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस देयर इज अनएक्सप्लेन्ड बाइफर्केशन बोन लॉस। The furcation bone loss may occur in molars with a fracture in absence of apical pathogenesis or overt periodontal disease, and without any apparent region there will be a bone loss in the furcation region, ठीक है। V-shaped bone loss दिखाई देता है, diffuse V-shaped radiolucency, wider coronally narrowing towards apex, wider coronally narrowing towards the apex is visible. It is a common radiographic image in vertically fractured buccal roots of maxillary molars, ठीक है। या फिर अगर हम लोअर रूट्स की बात करें, मैंडिबुलर मोलर्स की बात करें, तो उसमें भी वर्टिकली फ्रैक्चर्ड बक्कल रूट अगर मैंडिबुलर मोलर में है
लेकिन मैंडिबल में तो हमारे पास सिर्फ मीजल और डिस्टल होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी हमारे पास फ्रैक्चर्ड होगी तो वहाँ पे वर्टिकल वी शेप डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है, वी शेप्ड बोन लॉस शुरू हो जाती है। कन्फाइंड टू अ सिंगल रूट और अ सिंगल टूथ इन द माउथ, इट इज़ ऑलमोस्ट पैथोगोनोमिक साइन, ठीक है। वी शेप साइन इज़ अ पैथोगोनोमिक साइन। पैथोगोनोमिक साइन वो साइन होता है जो कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए यूनिक होता है, दैट इज़ नोन एज अ पैथोगोनोमिक साइन। नेक्स्ट, द पल्पोटॉमी इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास कि स्टीरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। तो इसमें से जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट। पल्पोटॉमी इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, ठीक है। सिर्फ इन्फेक्टेड पल्प ही हम निकालते हैं इसमें। इन्फेक्टेड पल्प अगर वो कॉर्नल तक ही है तब उसको निकालेंगे, उसके बाद उसको एम्प्टी से सील करके बंद कर देंगे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। द सेकंड स्टेटमेंट दैट स्टीरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स आर इंपॉर्टेंट, वो गलत है। क्यों? क्योंकि सिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हमारे पास कोई इन्फेक्शन बेस्ड इमरजेंसी नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फ्लामेटरी पेन है जो कि पल्प के इन्फ्लामेशन की वजह से हो रही है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एंटीबायोटिक इसलिए इंडिकेटेड नहीं होते क्योंकि कोई सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ना कोई स्वेलिंग है, ना कोई फीवर है, ना कोई सेलुलाइटिस है। स्टीरॉइड्स हम एकदम से नहीं दे देते किसी भी चीज़ के लिए, पेन इन्फ्लेम टिश्यू की वजह से और इंक्रीज इंट्रापल्पल प्रेशर की वजह से, ठीक है। कोई बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं हुआ है, बॉडी वाइड कोई इन्फ्लामेशन नहीं हुआ है तो हमें स्टीरॉइड्स देने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या होगा कि हम उसको एक पेन किलर दे दें या कोई नसेड दे दें, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिससे कि उसकी पेन जो है वो कम हो जाए और जो कैविटी है उसको ओपन करके पल्पेक्टोमी या पल्पोटोमी जो भी हमें ठीक लग रहा है, ठीक है, जो भी हमें डायग्नोसिस के हिसाब से ठीक लग रहा है वो हम कर दें, ठीक है। दैट इज़ द करेक्ट मैनेजमेंट। प्लस इसके अलावा एक और बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है, हम एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस और स्टीरॉयड रेजिस्टेंस उन दोनों को अवॉइड करने के लिए उनको फ्रीक्वेंटली नहीं देते हैं, ठीक है। सो इस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं नॉट आना चाहिए था, that this is not used, ठीक है। Let's go with the theory. Given the potential constraints of time, सबसे पहले टाइम की दिक्कत होती है, and inevitable differences between the skill level between clinicians, it may not be feasible to complete the total canal cleaning in initial emergency visit. Subsequently, especially with the multi-rooted teeth, a pulpotomy, that is removal of the coronal pulp or the tissue that is from the widest canal, has been advocated. सिर्फ infected निकालना ही advocated है for the emergency treatment of irreversible pulpitis. Antibiotics are not recommended for the emergency management of irreversible pulpitis unless there is a systemic spread, ठीक है। अगर सिर्फ irreversible pulpitis है तो कभी antibiotics नहीं देने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ के फ्लेक्स फाइल इज़ व्हाट। देखो के फ्लेक्स फाइल जो है हमारे पास, इसका जो ये होता है दैट इज़ रोम्बॉइडल, क्रॉस सेक्शन इज रोम्बॉइडल। द थ्योरी, के फ्लेक्स फाइल्स फीचर डिज़ाइन अ यूनिक रोम्बॉइडल डिज़ाइन विच प्रोवाइड्स शॉर्ट एक्सेस फॉर फ्लेक्सिबिलिटी वाइल मेंटेनिंग द क्रॉस सेक्शनल स्ट्रेंथ, ठीक है। शॉर्ट क्रॉस सेक्शन दे देता है फॉर फ्लेक्सिबिलिटी और क्रॉस सेक्शनल स्ट्रेंथ के लिए भी ये ठीक रहता है। के फ्लेक्स फाइल इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन कन्वेंशनल के फाइल्स of the comparable size, particularly in size 30 and above, which are facilitating the negotiation of curved canals. जो K flex file है वो हम flexibly canals के अंदर डाल पाते हैं rather than the K files, normal K files, ठीक है। and their preparation with the minimal potential for ledging and perforation. और K flex file जो है वो K file से कम potential रखती हैं for ledging and perforation। बाकियों की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्लेक्स आर या फिर K रीमर फाइल या K फाइल, ये हमारे पास ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन की थी सबसे पहले, ठीक है। दिस इज के फ्लेक्स रोम्बॉइडल। फ्लेक्सियो फाइल इज ट्राइंगुलर। मीवो इज लगभग दिस साइड ऑफ ब्लेड। प्रोफाइल जीटी ऐसी होती है 3 इंजन के स्ट्रोक इंजन जैसी। प्रोट्रेपर हमारे पास ऑटोमेटिक इंजन जैसे हो जाती है। K3 एक ब्लेड की तरह हो जाती है, 100 ब्लेड की तरह हो जाती है। हीरो जो है ये भी एक इंजन की तरह हो जाती है, ठीक है, हीरो 642, ठीक। शक्लें याद रखनी देख के एक बार। जो हमारे पास के फ्लेक्स, के रीमर, के फाइल है वो स्क्वायर में भी आती है। के फ्लेक्स लार्ज, ये सारी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये के फाइल, ये नॉर्मल के फाइल है। ट्राइंगुलर इज़ नॉर्मल के फाइल। के फ्लेक्स इज़ लार्ज, दैट इज़ अ रोम्बॉइडल, ठीक है। ये हमारे पास होती है हेडस्टॉर्म फाइल, हेडस्टॉर्म फाइल। और लास्ट में ये जो है हमारे पास जो आधा आधा सेमी सर्कल सा बना हुआ है ऐसे, दिस इज़ यूनिफाइल और एस फाइल। नेक्स्ट, विच एजेंट इज़ यूज फर्स्ट इन एन इन्फेक्टेड कैनाल विद पस डिस्चार्ज, ठीक है। अगर इन्फेक्टेड कैनाल है विद पस डिस्चार्ज तो उसमें जो आंसर दिया हुआ है दैट इज़ 2.5% सोडियम ऑक्सीक्लोराइड और
हाइपोक्लोराइड, ठीक। बट दिस इज़ यूज टू ओनली टू रिमूव द सुपरफिशियल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डेब्रिस एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। बिफोर एनी इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ कैरिड आउट द पल्प चैम्बर शुड बी थॉरली इरीगेटेड। अभी हमने इरीगेशन नहीं करी है, ना ही इंस्ट्रूमेंटेशन करी है, ना ही पल्प चैम्बर को अंदर हम फाइल लेके गए हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ उसको ठीक कर रहे हैं, मतलब ट्रीट कर रहे हैं, ताकि सुपरफिशियल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डेबरी कोएगुलेट होकर बाहर निकल पाए, ठीक है। दिस इन इटसेल्फ मे ब्रिंग द कंसिडरेबल पेन रिलीफ एंड विल मेक सब्सिक्वेंट इंस्ट्रूमेंटेशन ईजियर, ऑलराइट। लेकिन हम कैनाल के अंदर डायरेक्टली सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं डालेंगे अगर हमारा पास का चांस है तो, क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो अंदर ही कोएगुलेट करवा देगा मटीरियल्स को, जिनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। सो व्हाट वी डू इंस्टेड, वी गो विद वार्म सेलाइन फर्स्ट, ठीक, देन वी गो विद क्लोरहेक्सिडीन। वी विल नॉट मिक्स मैनी, ठीक है। अगर हम क्लोरहेक्सिडीन यूज़ करें तो क्लोरहेक्सिडीन यूज़ करेंगे, अगर हम पोविडोन आयोडीन यूज़ करें तो वी विल गो विद 2%, 0.2% पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन ये क्लोरहेक्सिडीन और पोविडोन आयोडीन वी विल गो आफ्टर इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद, ठीक है। लेकिन जो हम सुपरफिशियल निकाल रहे हैं दैट इज़ विद सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रूट कैनाल अकॉर्डिंग टू वीन्स क्लासिफिकेशन। देखो, वीन्स क्लासिफिकेशन ने 4 क्लासेस में अपनी रूट के क्लासिफिकेशन को डाला था, ठीक है। तो हमें डायग्राम दिया हुआ है ये वाला, ठीक। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे को। टाइप अगर 1-1 आती है, मतलब जो इनिशियल वाला पोर्शन है उस और जो अपाइकल थर्ड वाला पोर्शन, दोनों में एक ही कैनाल जा रही है, तो दैट इज़ 1-1। टाइप 2 में क्या होता है कि इनिशियल 2/3 जो है रूट का रेडिकुलर पल्प का, उसमें 2 कैनाल्स होती हैं, ठीक है। 2 हिस्से से जा रहा होता है और नीचे जाके फ्यूज़ कर जाती हैं, दैट इज़ 2-1। टाइप 3 इज़ 2-2, मतलब ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, ठीक है। टाइप 4 में हमारे पास 1-2 आ जाती है, फुल कॉर्नल वाला पल्प के साथ ही ये वाली इनिशियल 2/3 जा रही है और नीचे ये 2 में डिवाइड हो जाती है। दिस इज़ वीन्स क्लासिफिकेशन, WIENE क्लासिफिकेशन, सॉरी WEINE क्लासिफिकेशन ऑफ रूट कैनाल्स, ठीक है। टाइप 1 में हमारे पास सिंगल कैनाल फ्रॉम द पल्प चैम्बर टू द एपेक्स, सिंगल कैनाल फ्रॉम द पल्प चैम्बर टू एपेक्स। टाइप 2 इज कैनाल्स, 2 कैनाल्स लीविंग फ्रॉम द पल्प चैम्बर एंड मर्जिंग टू फॉर्म अ सिंगल कैनाल एट एपेक्स 2-1, ठीक। टाइप 3, 2 सेपरेट डिस्टिंक्ट कैनाल्स फ्रॉम द एपेक्स टू द एपेक्स, सॉरी, फ्रॉम द पल्प चैम्बर, पल्प चैम्बर से एपेक्स तक 2 सेपरेट डिस्टिंक्ट कैनाल्स। Type 4 is 1 canal leaving the pulp chamber and dividing into separate canals near the apical 1/3 of root, ठीक है। और apical portion पे 2 foramina बनेंगे इसके टाइप 4 में। This is Wien's classification. Next, identify the type of 2 root canal according to Bertolucci classification, ठीक है। हमारे को एक इमेज दे रखी है, ठीक। हमारे को इमेज दी है टाइप 5 की, राइट। ये वाली इमेज दे रखी है हमें, तो हमें अब ऑप्शन में से टाइप 5 जो है वो चूज़ करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सारों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बर्टुची क्लासिफिकेशन ऑफ रूट कैनाल्स। फर्स्ट टाइप 1 में 1-1 होती है, कॉर्नल से अपाइकल पोर्शन तक हमारे पास सिर्फ एक कैनाल जा रही है। टाइप 2 में 2-1 हो रही है, दैट इज़ कॉर्नल 1/3 पे हमारे पास कॉर्नल से 2 डिवाइड कर रही है, बाइफरकेट कर रही है, नीचे 1/3 पे जाके ये सिंगल बना के 2-1 बना रही है। टाइप 2 इज़ 2-1। टाइप 3 इज़ 1, इनिशियली इट इज़ 1, देन इट डिवाइड्स इंटू 2 एंड देन हमारा फॉर्मेन जो है वो 1 है। 1-2-1 बर्टुची क्लासिफिकेशन में टाइप 3 है। टाइप 4 में वही क्या बोलते, कॉर्नल से हमारे पास 2 बाइफरकेट कर रही हैं और एपेक्स पे भी हमारे पास 2 ओपनिंग्स है, ठीक है। मतलब कैनाल 2 में ही रह रही है, 2 इन द इनिशियल स्टेजेस एंड 2 इन द फाइनल स्टेजेस। टाइप 5, 1 कैनाल एग्जिटिंग फ्रॉम द पल्प चैम्बर एंड डिवाइडिंग इंटू 2 नियर द एपेक्स। टाइप 5 ऐसा होता है, ठीक है। 1-2 इज टाइप 5, 1 निकल रही है, 2 बन जा रही है नीचे। टाइप 6 इज 2-1-2, इनिशियली 2 देन 1, मतलब बीच में फ्यूज़ कर गई, देन 2, ठीक है। 2-1 एंड 2। टाइप 7 इज 1-2-1-2, ठीक है। इनिशियली 1 देन 2 देन बीच में फिर फ्यूज़ कर गई, देन 2, ठीक है। 1-2-1-2 जो 4 शब्द आ रहे हैं, 1-2-1-2 4 शब्द वाली होती है हमारी टाइप 7, ठीक। एंड टाइप 8 इज़ 3-3, ओके। टाइप 1 में 1-1, टाइप 2 में 2-1, टाइप 3 में 1-2-1, ठीक। टाइप 4 में हमारे पास 2-2, टाइप 5 1-2, टाइप 6 इज़ 2-1-2, टाइप 7 इज़ 1-2-1-2, टाइप 8 इज़ 3-3, ऑलराइट। 3 कैनाल्स, 3 ऊपर से ही 3 लीव करती हैं और लास्ट में भी 3 पहुँचती हैं।
नेक्स्ट, एपेक्स लोकेटर एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन स्टेटमेंट दे रखी हैं दो। पहले कि एपेक्स लोकेटर की एक्यूरेसी नाइट आई या फिर स्टेनलेस स्टील में अगर हम फाइल यूज़ कर रहे हैं तो दोनों में अलग अलग आएगी, उनके ऊपर डिपेंड करती है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस मेजर कर रहे हैं फाइल और टिश्यूज़ के बीच में। जब टिश्यू हमारा रूट को छोड़ के नीचे पेरियोडोंटल टिश्यू को टच करेगा तब हमारी इम्पीडेंस जो है वो राइज करती है, जो कि हमारे एपेक्स लोकेटर को पता चलती है, जिससे हमें पता चलता है कि हम एपेक्स तक पहुंच गए। ठीक है, वेदर इट इज़ नाइट आई फाइल और स्टेनलेस स्टील फाइल, दोनों मेटालिक होनी चाहिए एंड दोनों शुड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कोई फाइल डिफरेंस से कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ता। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट इज एपेक्स लोकेटर एक्यूरेसी इज बेस्ड अपॉन वाइटल एंड नॉन वाइटल पल्प। चाहे दांत के अंदर वाइटल पल्प हो, चाहे दांत के अंदर नॉन वाइटल पल्प हो, ठीक है, वो हम मेजर ही नहीं कर रहे हैं। एपेक्स लोकेटर उसको मेजर ही नहीं कर रहा है। एपेक्स लोकेटर कोई लाइव या डेड पल्प को मेजर ही नहीं कर रहा है। वो अपना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस पेरियोडोंटल लिगामेंट की से टच करने के बाद, मतलब जो एपेक्स के बाद वो पेरियोडोंटल टिश्यू में टच करेगा, उससे चेक कर रहा है। तो हमारे पास चाहे दांत के अंदर वाइटल पल्प हो चाहे नॉन वाइटल पल्प हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है। नाउ ऑन व्हाट एपेक्स लोकेटर एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन। फर्स्ट है कैनाल मॉइस्चर। एपेक्स लोकेटर को मॉइस्चर चाहिए होता है सो एज टू फंक्शन, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास करंट को कंडक्ट करवाएंगे, डिस्टिल वाटर नहीं करवा सकता। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई कैनाल होगी तो इनएक्यूरेट रिजल्ट आ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इरिगेंट डाल दिया, सोडियम हाइपोक्लोराइड बहुत ज़्यादा डाल दिया है, सेलाइन बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो उससे इनिशियल रीडिंग आ सकती है। मतलब नीचे जाने से पहले ही हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर हो एपेक्स से, और जो लास्ट में मटेरियल सेलाइन वगैरह हो कैनाल के अंदर, वो कंडक्ट करवा दे इलेक्ट्रिसिटी टू द पेरिडोन्शियम, तो जिससे कि हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। तो वो एक फॉल्स रीडिंग है। कैनाल मॉइस्चर पे वो डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ मेटालिक रेस्टोरेशन टचिंग द फाइल। अगर मेटालिक रेस्टोरेशन टच कर रही है फाइल को, तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट मतलब पहले ही रीडिंग आ जाएगी, तो रॉन्ग रीडिंग आएगी। ठीक है। तीसरा है क्वालिटी ऑफ द सर्किट। अगर प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं है सर्किट में, गुड फाइल कनेक्शन नहीं है, फाइल टूट गई है अंदर, तब भी हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्किट जो है वो इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज कैनाल एनाटॉमी। अगर बहुत ज़्यादा वाइड एपेक्स होगा, ओपन एपेक्स होगा, तो ब्लंडर बस हो जाता है। ब्लंडर बस इज अ रूट कैनाल वेयर वाइड फनल शेप्ड ओपन एपेक्स इज देयर। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियली यंग ट्रोमेटिक टूथ है तो उसमें देखा जाएगा, क्योंकि उसमें हमारे पास एपेक्स ओपन होता है। ठीक है, और दांत अभी ग्रो कर रहा होता है। ठीक है। दूसरा, अगर एपेक्स में हमारे पास कोई भी पेरिपाइकल रिजॉर्प्शन होगी, इमैच्योर रूट बन गई है, तब भी हमारे पास ब्लंडर बस कैनाल बन जाती है। ब्लंडर बस का मतलब है पुरानी गन के मुंह की तरह एक कैनाल बन जाती है। ठीक है। देखो, अपाइकल कंस्ट्रिक्शन जब आती है तो अपाइकल कंस्ट्रिक्शन में ये एपेक्स लोकेटर की फाइल जब टच करती है तो वहाँ पे क्लियर शार्प इंसिडेंस चेंज होता है, जो कि एक्यूरेट रीडिंग देता है। अगर ये खुली कैनाल है, ऐसे करके खुली कैनाल है, ठीक है, दिस इज द ओपन कैनाल, तो यहाँ पे शार्प एंड पॉइंट डिवाइस को नहीं पता चलता है, तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो इनएक्यूरेट हो जाती है। इसके साथ साथ अगर कोई पल्पल कंडीशन प्रेजेंट है, कोई पस वगैरह प्रेजेंट है, कोई पेरिअपाइकल कंडीशन प्रेजेंट है, या फिर हैवी ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग फ्रॉम द कैनाल इज मोर मच, तो वहाँ पे भी हमारी जो रीडिंग है दे विल बी डिफर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ वेजिंग इज यूज्ड इन फ्लूटेड रूट सरफेस। तो आंसर है हमारे पास वेज वेजिंग। ठीक है, वेज वेजिंग इज यूज्ड इन फ्लूटेड रूट सरफेस। पहले तो फ्लूटेड रूट सरफेस इट मीन्स सिंपली मीन्स कि जो टूथ की रूट है वो शैलो है। ठीक है, उसके ग्रूव्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, स्मूथ रूट नहीं है बिल्कुल भी, और स्मॉल लाइंस या फिर स्मॉल उसमें ऐसे ऐसे करके ये फ्लूट्स जो हैं वो रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कौन सी वेजिंग यूज़ करते हैं ये पूछ रही है। द आंसर इज़ वेज वेजिंग। वेज वेजिंग क्यों करते हैं? ताकि इस एरिया के अंदर हमारा जो मटेरियल जो हम भर रहे हैं वो ना चला जाए। ठीक है, और कंटूर प्रॉपर आए। The wedge wedging, the two wedges are usually used. One is inserted from the lingual embouchure area and another is inserted between the wedge and matrix band. एक हम lingual surface area से देंगे, ये वाला, और एक हमने wedge और matrix band के बीच में parallel insert किया है, पर मतलब tooth के parallel, wedge के perpendicular. ठीक है, this is primarily indicated while treating mesial aspect of maxillary first premolar because of the presence of flutes near the gingival area. These flutes they make cleansing difficult और यहाँ पे पॉकेट बनने का चांस ज़्यादा होता है, इसीलिए for maintaining proper contour we go for wedge wedging. Next, the external cervical resorption of the tooth is what? External cervical resorption is the resorption below the junctional epithelium. रिजॉर्प्शन जो जंक्शनल एपिथेलियम के नीचे होती है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल सर्वाइकल रूट रिजॉर्प्शन।
The external cervical resorption caused almost exclusively by dental trauma, especially those characterized by concussion. मतलब एकदम से चोट लगी है, एकदम से ज़ोर का मुक्का बजा है, एकदम से ज़ोर की फोर्स लगी है, दैट इज़ नोन एज कंकशन. मोर फ्रीक्वेंटली इन द अपर एंटीरियर टीथ, इट बिगिंस इन द स्मॉल विंडोज और गैप्स ऑफ सीमेंटो इनेमल जंक्शन. ठीक है, उसके बाद ये डेंटिन तक चले जाते हैं. दीज विंडोज आर प्रोटेक्टेड बाय जेल ऑफ नॉर्मल जिंजाइवल कनेक्टिव टिश्यू रिप्रेजेंटेड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. छोटे छोटे जो विंडोज़ हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से पहले तो कवर्ड रहते हैं, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू आता है. व्हेन दिस रीजन इज सडनली एक्सपोज टू इन्फ्लामेशन बाय डेंटल ट्रॉमा विदाउट द जंक्शनल एपिथेलियम, द अपाइकल माइग्रेशन स्टार्ट्स हैपनिंग. ठीक है, और ये जो जेल बना होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और जिंजाइवल कनेक्टिव टिश्यू का, ये कम हो जाता है, ये डिसोल्यूट कर जाता है, ड्यू टू विच द डेंटिन विल बी एक्सपोज्ड एंड रिकग्नाइज्ड एज एन एंटीजेनिक सिस्टम बाय द इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, अब बॉडी को लगेगा कि यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई एंटीजन आ गया है, क्योंकि यहाँ पे खाना फंसेगा, कोई ना कोई दिक्कत आएगी, तो वहाँ पे एक एंटीजेनिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी. मैक्रोफेजेस आर एक्टिवेटेड एंड द एक्शन ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट्स, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब बोन रिजॉर्बिंग सेल्स, वो स्टार्ट हो जाता है. वो डेंटिन के ऊपर अगर करेगा, जो मैक्रोफेज हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट हो जाएगा. एक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट डेंटिन के ऊपर अगर करेगा, जिससे की वजह से हमारे पास एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन जो है वो अकर करती है. ठीक है, पोर्टल ऑफ एंट्री इज लोकेटेड इन द सीमेंटम बिलो द जिंजाइवल एपिथेलियम अटैचमेंट. दिस पोर्टल ऑफ एंट्री मीन्स दैट जो एक्सटर्नल सर्वाइकल रिजॉर्प्शन है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डैमेज इज द टूथ्स रूट सरफेस. ठीक है, दांत का रूट सरफेस, वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिजॉर्प्शन हो रहा है, जस्ट बिलो वेयर द गम अटैचेस द टूथ. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज सीमेंट्स हैज़ मैक्सिमम क्यूमुलेटिव फ्लोराइड रिलीज. 4 ऑप्शन है हमारे पास, टाइप 1 GIC, सरमेट CERMET, सिल्वर अलॉय एडमिक्स्ड एंड टाइप 2 GIC. इसमें से पूछे सबसे ज़्यादा क्यूमुलेटिव फ्लोराइड रिलीज कौन करता है. सो द आंसर इज सिल्वर अलॉय एडमिक्स्ड फ्लोराइड, जो कि जिसका कोड है हमारे पास 3350. पहले समझते हैं कि चारों हैं क्या. सबसे पहले है हमारे पास टाइप 1 470 GIC. ये बेसिकली GIC है, यूज फॉर ल्यूटिंग सीमेंटेशन, बेसिक फ्लोराइड रिलीजिंग GIC. ठीक है, मतलब कन्वेंशनल GIC या फिर इसको फर्स्ट जनरेशन भी बोल सकते हैं. ठीक, अब इसमें फ्लोराइड रिलीज जो है वो शो कर रहा है, दैट इज़ 470 जो है, दैट इज़ 470 माइक्रोग्राम, दिस इज शोइंग द फ्लोराइड रिलीज. ठीक, दूसरा आता है हमारे पास टाइप 2 440 GIC, जो कि हमारे पास स्ट्रॉन्गर होता है दैन टाइप 1. ये मॉडरेट अमाउंट में हमारे पास फ्लोराइड रिलीज़ करता है. 470 है तो ये 440 माइक्रोग्राम रिलीज़ कर रहा है. ठीक है, ये ऊपर वाला 470 है ना, ये ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है. टाइप 2 विल रिलीज़ कम फ्लोराइड. कन्वेंशनल ही है, लेकिन ये रेस्टोरेटिव काम के लिए ज़्यादा यूज़ होता है टाइप 2 GIC. जो सरमेट 200 है, CERMET 200, इट इज़ अ सिल्वर री इन्फोर्स्ड GIC मेड बाय फ्यूजिंग सिल्वर पार्टिकल्स इनटू द ग्लास. मतलब सिल्वर प्लस हमारे पास ग्लास जो GIC का मटेरियल है, उसको मिला के हमने जो मटेरियल बनाया है उसको हम कहते हैं सरमेट. ये मेटल मॉडिफाइड GIC है, सेकंड जनरेशन GIC, और ये 200 माइक्रोग्राम हमारे पास फ्लोराइड रिलीज़ करता है. ठीक है, चौथा है हमारे पास एडमिक्स GIC, दैट इज सिल्वर अलॉय एडमिक्स GIC 3350. तो ये 3350 माइक्रोग्राम रिलीज़ कर रहा है एक हिसाब से, कोड के हिसाब से. ठीक है, GIC इन विच द सिल्वर अलॉय पाउडर इज मिक्सड नॉट फ्यूज्ड. इसमें फ्यूज्ड है, सरमेट में फ्यूज्ड होता है सिल्वर. GIC जिसमें मिक्स्ड होता है, दैट इज सिल्वर अलॉय एडमिक्स. ठीक है, इसमें ज़्यादा फ्लोराइड रिलीज़ होता है, क्योंकि ये हमारे पास थर्ड जनरेशन आती है, थर्ड जनरेशन आफ्टर सरमेट, दैट इज़ थर्ड जनरेशन GIC हमारे पास सिल्वर अलॉय एडमिक्स GIC होता है. तो सबसे ज़्यादा किसने रिलीज़ किया, सिल्वर अलॉय एडमिक्स ने. उसके बाद टाइप 1 GIC ने 470, फिर उसके बाद टाइप 2 GIC ने, फिर लास्ट में हमारे पास जो फ्यूज्ड है दैट इज़ सरमेट, तो उसने 200 माइक्रोग्राम, सबसे कम उसने किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन सिरिंज टेक्निक of warm GP obturation is used, अल्फ़ा फेज इज फॉर्म्ड फर्स्ट. ठीक है, अब ये अल्फ़ा फेज जो है वो गर्म होने पे हुआ है या वार्म करने पे बना है. अब पूछ रहा है कि कूलिंग पे कितने % वॉल्यूम श्रिंकेज होती है. सो द वॉल्यूम श्रिंकेज ऑन कूलिंग इज, ये थ्योरेटिकल आंसर है, इज़ 2% फॉर गट्टा पर्चा. ये होती है प्रेशर सिरिंज, जिसको हम स्पेशल मटेरियल एपेक्स को क्लोज करने के लिए डालने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, इसके आगे उतने ही नंबर की हमारे पास टिप लग जाती है जितने नंबर की हमारी मास्टर फाइल है. ठीक है, उससे 3 नंबर ऊपर प्रिपेयर किया होता है हमने. तो इससे जो फाइल जैसी टिप होती है
उससे ही सारा जो मटेरियल है, एंडोडोंटिक मटेरियल जो हम सील करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो अंदर प्रेशर के साथ जाके अंदर सील कर देता है। नेक्स्ट, पेशेंट इज़ हैविंग अ वेज़ोवेगल सिनकोप ऑन चेयर। स्टेप फॉर मैनेजमेंट आर, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में प्लेस कर देंगे। सबसे पहले तो हम अपना प्रोसीजर स्टॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में डालेंगे पेशेंट को। उसके बाद एयरवे को मेंटेन करके रखेंगे, एयरवे शुड बी मेंटेन्ड, ठीक। और तीसरी पे हम क्या करेंगे, पल्स और रेस्पिरेशन को कॉन्टीन्यूसली हर 1-1 मिनट में चेक करते रहेंगे। These 3 आर द प्राइमरी स्टेप्स। पहले स्टॉप द प्रोसीजर, देन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के बाद एयरवे मेंटेनेंस, ABC मेंटेन करना है, ठीक है। एयरवे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और पल्स और रेस्पिरेशन को चेक करते रहना, दैट इज़ द थर्ड स्टेप। The steps in management of the vasovagal syncope are: first is 10-degree Trendelenburg position. Head down position is most properly preferred. Extreme head down would interfere with the cerebral venous drainage and compromise cerebral perfusion. इसीलिए हम 10 डिग्री के ज़्यादा नहीं करना चाहते, 10 से 15 डिग्री is maximum. A last term pregnant female or a pregnant female who is likely to vomit should be laid in a lateral position, left lateral position rather than supine position. All right, clear the airway, loosen the tight fitting clothes around the neck of the patient. All the instrument, all the gauge pieces should be removed from the mouth and any saliva or blood pooled in the mouth should be suctioned away. ठीक है, इसी के लिए हमारे पास लेफ्ट लेटरल जो है दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन, क्योंकि सलाइवा और ब्लड जो है वो ड्रूल आउट करता रहता है। नथिंग शुड बी गिवन ओरली टिल द पेशेंट इज फुली कॉन्शियस और फुली ओरिएंटेड, ठीक है। असेस द रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द पल्स शुड बी मॉनिटर्ड। रेट ऑफ रेस्पिरेशन और पल्स में मॉनिटर करना पड़ेगा। बीपी शुड बी रिकॉर्डेड इफ पॉसिबल। वेसोवेगल सिनकोप विल कॉज ब्रेडिकार्डिया, वीक एंड स्लो पल्स। नो मैनेजमेंट इज यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर ट्रू वेसोवेगल सिनकोप इफ देर इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी विद इन 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर अगर होश आ जाता है तो कोई मेडिकल मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर 15 मिनट के अंदर नहीं आता है तब हम क्या करते हैं, वी विल गो फॉर इनहेलेशन ऑफ अमोनिया एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एट्रोपिन सो एज टू रेज द हार्ट रेट in true vasovagal syncope only, but in theory we do not require it, ठीक है। इनहेलेशन ऑफ अमोनिया और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एट्रोपिन टू रेज द हार्ट रेट वो हम नहीं करते हैं, मतलब इन आर थ्योरी वी विल नॉट डू, इन ट्रू सिनकोप वी विल नॉट डू। अगर किसी और चीज़ की वजह से सिनकोप आया तब हम ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड करेक्शन ऑर्डर ऑफ फ्रैक्चर्स इन पैन फेशियल ट्रामा। तो सबसे पहले जो है वो आप कोई भी स्टार्ट करो, पैलेट से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंडिबल से कर सकते हो, उसके बाद आप जाइगोमा ठीक कर सकते हो, बट यू हैव टू एंड विद मैक्सिला, ठीक है। हमेशा आंसर याद रखना है कि एनी पैन फेशियल ट्रामा, इसका जो करेक्शन है फ्रैक्चर का, दैट शुड एंड विद मैक्सिलरी करेक्शन। सो हमारा जो भी ऑप्शन जिसमें लास्ट में मैक्सिला आता है वही करेक्ट होगा। सी आफ्टर रिडक्शन एंड फिक्सेशन ऑफ फ्रैक्चर्स ऑफ अपर एंड लोअर फेस, लेफॉर्ट 1 फ्रैक्चर, that is maxillary fixation is done as the last step because maxilla at the Lefort 1 level can be moved in all 3 planes. तो हम maxilla को अगर पहले कर देते हैं तो हर एक चीज़ को जब हम ठीक करेंगे तो maxilla दोबारा से मूव कर जाएगा. Hence any discrepancy in fracture alignment can be camouflaged at this level. ठीक है. The usual sequence of correction is correction of facial width first. सबसे पहले हम facial width को ठीक करते हैं. That is palate and naso-orbito-ethmoidal region followed by occlusion. पहले हम facial width ठीक करेंगे फिर occlusion ठीक करेंगे. occlusion में we have mandible, condyle, ये सारे हमारे एक supporting structures आ जाते हैं occlusion के लिए. ये सब ठीक होंगे तो occlusion ठीक रहेगा. rest of the fractures in the end, ठीक है, यानी कि maxillary fractures को हम end में ठीक करेंगे, right? Next, all are the properties of graft material except. तो ग्राफ्ट मटेरियल की 3 प्रॉपर्टीज़ इसमें ठीक हैं जो हम रीड करेंगे. फर्स्ट, इट इज़ ऑस्टियोजेनिक. सेकंड, इट्स ऑस्टियोकंडक्टिव. एंड थर्ड, इट इज़ ऑस्टियोइंडक्टिव. ठीक है. चौथा है इट इज़ ऑस्टियोएग्रावेटिव. ये नहीं होता है, दिस इज़ द रॉन्ग आंसर. क्योंकि ऑस्टियोएग्रावेटिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो इरिटेट कर रही है या फिर एग्रावेट कर रही है बोन को, ठीक है, जो कि वर्सन कर रही है इन्फ्लामेशन या फिर हीलिंग, उसको बोलते हैं ऑस्टियोएग्रावेटिव. तो वो तो नहीं हो सकता ग्राफ्ट मटेरियल. वो प्रॉपर्टी हुई तो ग्राफ्ट मटेरियल का यूज़ ही क्या है फिर. नाउ ऑस्टियोजेनिक मीन्स इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन फ्रॉम ऑस्टियोकॉम्पिटेंट सेल्स. नई बोन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है. ऑस्टियोकंडक्शन मीन्स इट फॉर्म
न्यू बोन अलॉन्ग विद द स्कैफोल्ड फ्रॉम द होस्ट ऑस्टियोकॉम्पिटेंट सेल। मतलब यहाँ पे नई बोन तो बनी रही है प्लस स्कैफोल्ड से बन रही है। स्कैफोल्ड किससे बना है? होस्ट के ऑस्टियोकॉम्पिटेंट सेल से बना है। ऑस्टियो इंडक्टिव का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन फ्रॉम डिफरेंशिएशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स बाय द बोन इंडक्टिव प्रोटीन्स। ठीक है, तीनों ऑप्शन क्लियर, तो तीनों में हमारे पास बोन फॉर्मेशन ही करवा रहा है। नेक्स्ट, फॉर इन्यूक्लिएशन ऑफ अ बोनी सिस्ट विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड। ठीक है, हमारे पास अगर सिस्ट का हम इन्यूक्लिएशन कर रहे हैं तो वी विल गो विद पेरियोस्टियल एलिवेटर एंड क्यूरेट, दो चीज़ें यूज़ करेंगे। बाकी दो जो गलत ऑप्शन दे रखे हैं दैट इज़ चिजल एंड मैलेट। देखो सिस्ट को पहले तो चिजल और मैलेट की ज़रूरत नहीं है, इतनी हार्ड होती नहीं है। आयरिस सीजर दूसरा गलत ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, आयरिस सीजर स्मॉल आयरिस टाइप कटिंग करती है, मतलब एक फाइन, जब हम बायोप्सी वगैरह करते हैं तो वहाँ पे स्मॉल सर्जिकल सीजर्स होती हैं जो कि आई सर्जरी के लिए बेसिकली बनी हुई है। ठीक है, इसलिए उनको आयरिस सीजर बोलते हैं। वो उनकी ज़रूरत नहीं, मतलब ये एक छोटा सा हिस्सा निकाल के रखेंगे, शार्प सर्जिकल कट मारेंगे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास दो ही चीज़ों की ज़रूरत है चार ऑप्शन में से, पेरियोस्टियल एलिवेटर एंड क्यूरेट। सिंस द क्वेश्चन इज ओनली अबाउट इन्यूक्लिएशन ऑफ द सिस्ट एंड नॉट हाउ टू अप्रोच इट and give incision or closure, we will choose the instruments only for enucleation. ठीक है, according to reference, cyst lining is gently eased away from the cavity walls with the help of curved curettes. ठीक है, Mitchell trimmer or a periosteal elevator is used. ठीक है, the instrument is applied in such a manner such that the concave surface of the cyst lining it faces the instrument. ठीक है, ताकि सारी cyst की lining को भी निकाला जा सके। Next, last swelling in the anterior mandible that is non-fluctuant but pulsatile. The diagnosis is done with what? चार ऑप्शन हमारे पास, बायोप्सी, एफएनएसी, एस्पिरेशन या एक्सीजन। ठीक है, चार ऑप्शन गलत हैं, ना ही बायोप्सी करेंगे, ना ही एफएनएसी, ना ही एस्पिरेशन, ना ही एक्सीजन। Any pulsatile swelling in the anterior mandible is suggested of arterial or arteriovenous malformation. ठीक है, क्योंकि आर्टरीज हमारे पास पल्सेटाइल नेचर की होती है बॉडी के अंदर। ड्यूरिंग एस्पिरेशन, FNAC or biopsy without knowing the source of feeder vessel can cause large amount of bleeding. ठीक है, और अगर आपके पास उस टाइम कोई भी फैक्टर नहीं है क्लॉटिंग का तो ये बेला पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। Hence for any vascular pathology, contrast imaging is a must. We may begin with an ultrasound if the swelling is superficial and an ultrasound whether if the swelling is located within the soft tissues. दोनों के लिए अल्ट्रासाउंड चलेगा। For deeper boning swellings, CECT, that is contrast enhanced computed tomography, is done along with CT angiography so as to find the type of vasculature involved. Then depending upon the size of pathology, either excision, resection is planned directly for small pathologies or after embolization of the feeder vessel for large pathology. मतलब हम feeder vessel को पहले embolize करेंगे, उसके बाद पैथोलॉजी को ठीक करेंगे फॉर लार्ज वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज एंड व्हाट डज इट डिस्क्राइब। इट इज़ अ पीजो इलेक्ट्रिक और पीजो सर्जिकल टिप विच इज़ यूज इन बोन सर्जरी एंड इज़ बेस्ड अपॉन हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन ऑफ अ मेटालिक टिप। ये जो टिप है ये हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन शो करती है। ठीक है, ये बोन को कट कर सकती है विद स्पेयरिंग द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़। सॉफ्ट टिश्यूज़ को ज़्यादा डैमेज ना करते हुए बोन को कट कर सकती है। इट इज़ यूज्ड इन पेरियोडोंटिक्स एंड ओरल सर्जिकल प्रोसीजर्स फॉर सॉफ्ट टिश्यू प्रोटेक्शन while going for hard tissue surgeries. Next, the drugs used in central giant cell granuloma are all except कौन कौन से करते हैं हम? डेनोसुनुमैब करते हैं, कैल्सिटोनिन करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस ट्राइएमसिलोनॉल करते हैं। चौथा ड्रग जो नहीं करते हैं वो है कैल्शियम। खाली कैल्शियम कोई सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा में देने की ज़रूरत नहीं होती। There are various treatment options for central giant cell granuloma. First is surgery. Surgery in the form of aggressive curettage or resection of the bony lesion is still the most frequently used treatment. Corticosteroids में हम triamcinolone देते हैं 10 mg per ml with local anesthetic injection of lidocaine that is 0.5%. ठीक है, triamcinolone और ये local anesthetic injection 1:1 केस में देते हैं। ठीक है, 2 ml देंगे पर 2 cm of the lesion में, once for every 6 weeks. ठीक है, 2 ml every 2 cm of the lesion में, once for every week for 6 week.
1 हफ्ते में एक बार और 6 हफ्तों के लिए लगेगी दवाई। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्शन ऑफ बोन रिजॉर्प्शन मीडिएटिंग लाइसोसोमल प्रोटीजेज बाय द जाइंट सेल्स इज इनहिबिटेड एंड स्टीरॉइड्स इंड्यूस एपोप्टोसिस ऑफ ऑस्टियोक्लास्टिक लाइक सेल्स। मतलब स्टीरॉइड्स जो है हमारे पास वो ऑस्टियोक्लास्ट की प्रोग्राम सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस करवा देंगे। अब ऑस्टियोक्लास्ट नहीं बनेंगे तो हमारे पास रिजॉर्प्शन वाली जो लाइसोसोमल प्रोटीजेज हैं जो जाइंट सेल बनाते हैं वो भी नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन इंक्रीजेज द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनटू द बोन्स एंड दस फंक्शंस एंटागोनिस्टिकली टू पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन के उल्टा चलता है कैल्सिटोनिन हमारा। ह्यूमन सैल्मन इंजेक्शन, ह्यूमन सैल्मन SALMON मछली इंजेक्शन दैट इज 100 इंटरनेशनल यूनिट पर डे नेजल स्प्रे, 200 इंटरनेशनल यूनिट पर डे फॉर 12 to 14 months। ठीक है, वो देते हैं। जाइंट सेल्स विच एक्सप्रेस कैल्सिटोनिन रिसेप्टर्स आर डायरेक्टली इनहिबिटेड। अब जाइंट सेल्स नहीं बनेंगे तो हमारे पास रिजॉर्प्शन प्रोटीन नहीं बनेगी, रिजॉर्प्शन प्रोटीन लाइसोसोमल एंजाइम्स नहीं बनेंगी तो फिर हमारे पास रिजॉर्प्शन नहीं होगी। देन आती बात डेनोसुमैब की। डेनोसुमैब, इट इज़ यूज एज एन एडजंक्ट थेरेपी मोस्टली इन द रिकरेंट केसेज एज फुली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट द रैंकल। ठीक है, डोज कितनी होती है 120 मिलीग्राम वंस मंथली। इसके बाद इंटरफेरेंस देते हैं INF और IFN, एंटीवायरल एंड एंटी एंटियोजेनिक एजेंट्स विच सप्रेसेस द प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर्स। जो इंटरफेरॉन अल्फा है दैट इज एडमिनिस्टर्ड एज अ मोनोथेरेपी फॉर एग्रेसिव CGCG सेंट्रल ग्लैंड सेल ग्रैनुलोमा and is capable of terminating the rapid growth of lesions and consolidating to even diminishing their size। ठीक है, इंटरफेरॉन से इतना फ़ायदा हो रहा है बट इट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर ड्यू टू द हाई कॉस्ट एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ इंटरफेरॉन्स। ओके, उसके बाद देते हैं हम ऑस्टियोप्रोटियोगन, वो अंडर इवैल्यूएशन है अभी। और फिर इमैटिनिब दैट इज़ ऑल्सो अंडर इवैल्यूएशन।